जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग अपना कॉन्सेप्ट की क्लासेस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपना चल रहा है प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर आए हैं उनको विद कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टाइप की आपको एक फिजिक्स की क्लास मिल चुकी है और एक मैथ की क्लास मिल चुकी है। आज आपकी ये बायोलॉजी की क्लास है, ठीक है। इसमें 2011 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सबका कलेक्शन है, सारे चैप्टर है आपके किसके, बायोलॉजी के, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए एक एक क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरीके से एटीपी से संबंधित है उसी तरीके से बताइए राइबोसोम्स किससे संबंधित होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, वो एटीपी स्रावित करता है, तो उसी तरीके से राइबोसोम्स जो होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, इसमें देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कह रहा है कि ए रक्त वाहिकाएं हैं जो सभी अंगों से हृदय तक रक्त वहन करते हैं, ठीक है ना। सभी अंगों से हृदय तक रक्त वहन करती हैं। यह रक्त बी में समृद्ध है। अच्छा, इन रक्त वाहिनियों की भित्तियां, सी जो है भित्ति है, ठीक है ना। तो ए बी सी आपसे पूछा है क्रमशः क्या होंगी, ठीक है। चलो तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, देखिए आप लोगों ने देखा होगा हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना। तो जो अलिंद होते हैं, 2 ऊपर अलिंद होते हैं, 2 नीचे जो होते हैं वो निलय होते हैं, ठीक है ना। वेंट्रिकल बोलते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक चीजें पता होंगी। अब इसमें क्या होता है, यहां से कनेक्ट होता है आपका लंग्स यानी कि फुफ्फुस, जिसको कि फेफड़ा भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए फुफ्फुस क्या करता है, इसमें देखिए जो हमारा धमनियां होती हैं जिसको कि हम आर्टरीज बोलते हैं, वो शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजनेटेड रक्त को लेकर के हृदय से लेकर के पूरे शरीर में जाती है, ठीक है ना। इधर मान लो पूरा बॉडी पार्ट है, हृदय से लेकर के पूरे शरीर में कौन सी जाती है, धमनियां जाती हैं, ठीक है ना। फिर पूरे शरीर से लेकर के वापस हृदय तक कौन लेके जाती है, सिराएं जाती हैं, ठीक है ना, जिसको वेन्स बोलती हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें अपवाद क्या होता है, यहाँ पे समझ कर लिए कि आपका क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो अब जो सिराएं लेकर के गई अशुद्ध रक्त को, इस अशुद्ध रक्त को इसमें लेके जाने का काम करता है, मतलब कि फेफड़े में ले जाने का काम कौन करता है, ये करता है फुफ्फुस धमनी। वैसे तो धमनियां जो होती हैं वो ऑक्सीजन वाली लेके जाती हैं, लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होती है, ठीक है, वो कौन सा ब्लड लेके जाती है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाकर के इसमें दे देती है। और इसका उल्टा होता है, सिराएं क्या करती है, अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन जो फुफ्फुस सिरा होती है, ठीक है, पल्मोनरी जिसको वेन्स बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स, ये क्या काम करती है, अब लंग्स से फेफड़े या सॉरी लंग्स से लेकर के अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त को कहां लेके आ जाती है, हृदय में, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ गए, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए पहला ये क्या कह रहे हैं कि ए जो है रक्त वाहिनियां हैं जो सभी अंगों से हृदय तक लेके जा रही हैं। तो देखो यहाँ पे अगर शरीर के अंग है मान लो, तो यहाँ से हृदय पे ले जाने का काम किसका है, ये सिराएं है, ठीक है ना। इसका मतलब ए आपका तो सिरा होगा। तो यहाँ पे धमनी से शुरू किया, ये ऑप्शन नहीं होगा, धमनी नहीं होगा, ये हो सकता है ऑप्शन, या ये हो सकता है, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं कि यह रक्त बी में समृद्ध होता है। बी क्या होता है बताओ, सिराएं जो रक्त लेके जाती है वो उसमें कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने बोला कि अशुद्ध, तो अशुद्ध में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसमें भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई बात नहीं है। फिर कह रहे हैं इन रक्त वाहिनियों की सी भित्ति होती है। तो देखो भित्ति का मतलब होता है वॉल, उसकी दीवार। तो सी क्या है, तो कह रही है कि इस वाली का बताओ, सिरा की अगर भित्ति की बात करें तो वो कैसी होती है, थिन होती है, ना कि थिक, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था जो धमनियां होती हैं वो उसके अंदर ब्लड बहुत प्रेशर से जाता है, जिसकी वजह से उसकी दीवारें काफी मोटी होती है, लेकिन सिराएं ऊपर की साइड होती है, उनकी दीवारें पतली होती हैं। तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पतली हो जाएगा, यानी कि थिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे पतली है, यहाँ पे मोटी है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी कट गया, केवल फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए बायोलॉजी में क्या है, कुछ फैक्ट होते हैं जिनको आपको याद ही रखना है। उसमें मैथ नहीं है कि कोई मैं टिप्स और ट्रिक्स बता पाऊंगा, ठीक है। तो उनको बस आपको याद कर लेना है।
आप अपना कॉपी पेन लेके बैठेगा, जो आपको लगे कि ये बार बार भूल रहा है उसको नोट कर लेना, ठीक है। ये लगभग 100 से 110 या 15 के बीच में क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है मानवों में एक्स एक पाचक रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, ह्यूमंस में एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसको कि लीवर बोला जाता है, ठीक है ना। लीवर क्या काम करता है, बाइल जूस का क्या करता है, स्राव करता है। बाइल जूस एकत्रित कहां से होती है, मतलब इसको वो भी बोलते हैं, बाइल जूस की हिंदी पित्तरस भी बोलते हैं, ठीक है ना, पित्तरस। तो ये पित्ताशय में जाकर के स्टोर किया जाता है और ये काम क्या करता है, वसा पाचन का, वसा को पचाने का काम करता है। कौन, पित्तरस काम करता है। तो ये समझ गए, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर किसका स्राव करती है, बाइल जूस का। बाइल जूस कहां संरक्षित होता है, मतलब कि गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। यहाँ उसके बाद इनका काम क्या होता है, वसा का पाचन का। और ये एंजाइम नहीं, तो इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, ये भी याद रखना आप लोग कि जो हमारा बाइल जूस होता है इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होता। तो इसने हमसे वही पूछा है कोई एंजाइम नहीं होता है, तो आपका बाइल जूस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पित्तरस। समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर देखिए एक चीज बता दूं, अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक कोई ऑप्शन गलत टिक हो जाता है तो आप एक पॉजिटिव वे में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कमेंट पिन में उसका रिसर्च करके कर दूंगा। और आप कमेंट पहले करने से पहले उसको अच्छे से जांच लेना, क्या वाकई में ये बताने लायक है सर से कि ये रॉन्ग है या कुछ गलत लग गया है, ठीक है ना। पहले आप खुद थोड़ा सा विचार कर लेना, चाहे गूगल कर लेना, जैसे भी आपको सही लगे। क्योंकि देखिए कई बार हो जाता है 100-150 क्वेश्चन डिस्कस करने में 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होने की संभावना हो सकती है, ठीक है ना। चलो, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पर्वतों के पेड़ों वृक्षों की अभिलक्षणिक अनुकूलन लक्षण है। देखिए अगर हम बात करें पर्वतीय वृक्ष के, तो चलो हम कुछ टाइप के वृक्षों की बात कर लेते हैं। आप लोगों ने पहाड़ों पे देखे होंगे शंकुआकार वृक्ष होते हैं, इस तरीके से देखेंगे, उनकी पत्तियां इस तरीके से रहती है, ठीक है ना, इस तरीके से शंकु की तरह वृक्ष लगे होते हैं, ठीक है। क्यों ऐसे होते हैं, ताकि जो बर्फ वगैरह पड़े तो ये लुढ़क करके नीचे चली आती हैं, ठीक है ना। और इनकी जो टहनियां होती हैं, टहनियां क्या होती हैं, ये लचीली और लटकावन की तरह होती, लटकी हुई होती है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए, तो ये आपको पता चल गया होगा। ये कुछ विशेषताएं होती हैं जो पौधे कहाँ होते हैं, पहाड़ों पे होते हैं। अगर वहीं मरुस्थली जगहों की पौधों की बात करें तो मरुस्थल वाले जो पौधे होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती है वह सुई नीवा होती है, कांटे जैसी पत्तियां होती है। क्यों, क्योंकि उन्हें पानी की कम मतलब पानी ताकि कम वो वाष्पोषित कर सके, वाष्पोत्सर्जन कम कर सके। क्योंकि राजस्थान मतलब जो वो वाले पार्ट होते हैं रेगिस्तान, वहां पे क्या होता है पानी बहुत नीचे होती है, तो उनकी जड़ें भी क्या होती है, बहुत गहराई तक जाती हैं। ये कौन सी है, मरुस्थली पौधे हैं। और ये कौन सी है, ये है आपके पहाड़ी पौधे, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको चीजें पता होनी, इनके तने मोटे होते हैं। तो हमसे यहाँ से पर्वतों वाले की विशेषता पूछी है, कौन सा लक्षण है। कह रहे लंबी बेघत जड़ें होती है, नहीं, ये तो देखिए लंबी जड़ें किसकी होती हैं, रेगिस्तान वाली की, तो कट गया। कह रहा सुई जैसी पत्तियां होती हैं, हाँ सुई जैसी पत्तियां, मतलब ये देखो सुई जैसा नहीं होता, सुई ऊपर से नुकीला होता है, तो इस तरीके से बन जाती हैं। तो ये इसके करेक्ट आंसर में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब देगा तो वो कांटे जैसा देगा पत्तियां, ये कहेगा कांटे जैसी पत्तियां होती हैं। अच्छा, उसके बाद टलवा टहनियां होती है। टलवा का मतलब वही नीचे लटक करके लचीली, जो नीचे तक जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आप समझ गए। स्लोपी, ये देखो स्लोपिंग बोल दिया है ना इंग्लिश में, तो आप समझ लेना। तो ये टहनियां होती हैं, ये पठार वाले की मतलब पहाड़ी की विशेषता है, ये सही हो गया। मोम और मोटा तना, देखिए मोम वाली पत्तियां जो होती हैं ये जली पादपों की होती हैं। तो जल वाले जो पौधे होते हैं उस पे जो पत्तियां होती है वो मोम वाली होती है, जली होती है, ताकि उसके अंदर पानी घुसे ना, वो एकदम साफ रहे, ठीक है, ये हो गया। मोटा तना रेगिस्तानी वाले का होता है, मरुस्थल वाले का होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है पहाड़ वाले का। और क्या, मोम की परत के साथ पत्तियां, ये देखिए ये भी नहीं है, ये आपका जली हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर मिलेगा बी एंड सी मिलेगा। बी और सी कहां दे रखा है, सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है मानवों में भ्रांति यमज उत्पन्न होता है। फर्टर्नल ट्विंस, देखिए दो तरीके के ट्विंस होते हैं। जब मैंने 7 जुलाई वाला पेपर डिस्कशन किया था उसमें सिली मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी, वो मैं आपको यहाँ करेक्ट कर देता हूँ, आप लोग उसको ध्यान कर लेना, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, वैसे आंसर उसका भी सही हमने बताया था, बताने में शायद कुछ मिस्टेक रह गई है। देखिए जो ट्विंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना।
एक तो देखिए एक ट्विंस होते हैं जो हमशक्ल होते हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, एक होता है स्पर्म और एक अंडे से मिल क्या करता है, एक ओवम से फर्टिलाइज करता है, बाद में यही एक ओवम क्या होता है, कई बार दो में टूट जाता है या मेनी में टूट जाता है, तो दो में टूटने की वजह से दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं जो सेम शक्ल के होते हैं। पर ओवम मतलब स्पर्म और जो एग्स होते हैं, स्पर्म और एग वन वन ही होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। उसमें मैं शायद वन स्पर्म के साथ 2 एग्स बोल दिया था, शायद ये मिस्टेक हुई थी, तो सॉरी फॉर दैट। और देखिए जो फर्टेनल ट्विंस होते हैं उसमें देखिए ये क्या होता है, दो तो आपके वो होते हैं शुक्राणु होते हैं, यानी कि स्पर्म 2 होते हैं और दो ही क्या होते हैं, एग्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये भी दो ही होते हैं। इसके निषेचन से जो बनता है उसे बोला जाता है क्या, फर्टर्नल, यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं। पर और ये क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते, इनकी अलग शक्लें हो सकती है, अलग लिंग हो सकते हैं, मतलब एक बेटा एक बेटी ऐसा भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। तो आई होप आप अब समझ पाए होंगे फर्टर्नल कौन से होते हैं। ये 7 जुलाई सबसे लेटेस्ट जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो, तो इसमें पूछ रहे हैं मानव में भ्रांति यानी कि फर्टर्नल युग्मनज का मतलब ट्विंस, एक मिनट में थोड़ा और नीचे कर दूं आपको ऊपर इंग्लिश भी दिख जाए। ट्विंस उत्पन्न होते हैं, कब होते हैं, तो एक शुक्राणु से नहीं होगा, ये गलत हो गया। दो शुक्राणु द्वारा, एक अंडे नहीं दो अंडे ही होता है, एक शुक्राणु द्वारा दो नहीं, दो शुक्राणुओं और दो अंडों के निषेचन से होता है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2x by 2 स्पर्म्स, ठीक है ना। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि फर्टर्नल कौन सा होता है, आइडेंटिकल कौन सा होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दूध कई विटामिनों एवं खनिजों से समृद्ध है। तो दूध तो वाकई में बहुत सारे विटामिन होते हैं और समृद्ध होता है। ये कह रहे हैं के सिवाय, केवल नहीं है, कौन सा नहीं होता है, तो देखिए पहले बात तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, तो जो विटामिन सी वाले ऑप्शन है वो आपके आंसर हो सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, तो 1 और 3 में हो सकता है। फास्फोरस, देखो फास्फोरस मिल्क में पाया जाता है, ठीक है ना, तो जब मिल्क में पाया जाता है तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि उसने के बजाय की बात करी है। तो आयरन और विटामिन सी ये नहीं पाए जाते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड रखूंगा क्योंकि काफी क्वेश्चन डिस्कस करने, मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो। चलो इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एक जीव कोशिका के कोशिकांगों को दर्शाता है। इसमें से कौन है जो जीव कोशिका के कोशिकांगों को दर्शाता है, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ अ एनिमल सेल। तो देखिए हमें ये पता करना है कौन कौन सी चीजें जंतु कोशिका में पाई जाती है और कौन सी पादप कोशिका में पाई जाती है। तो हमसे पूछा है कि कौन जंतु कोशिका को केवल दर्शा रहा है, जो केवल जंतुओं में पाया जाता हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। सेल वॉल, देखिए सेल वॉल जो होता है केवल पादप में पाया जाता है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन वैक्यूल्स और प्लास्टिड, प्लास्टिड भी केवल प्लांट्स में पाया जाता है, तो इसकी वजह से बी भी आपका गलत हो गया, ठीक है ना, इसने केवल एनिमल वाले की बात किया है। सेल वॉल इसमें भी दे दिया इस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन भी कट गया आपका। देखिए सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइट्रोकांड्रिया, साइटोप्लाज्मा, ठीक है ना। हिंदी में अगर मैं देख लूं, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, कह रहा है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, सूत्रकणिका और कोशिका द्रव्य, ये सारे क्या है, ह्यूमन मतलब कि एनिमल सेल की बात कर रहा है, तो ये आपका केवल सही हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये चौथे पे दे रखा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होने चाहिए कौन से केवल पादप सेल में पाए जाते हैं और कौन दोनों में पाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अच्छा, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है ए से स्रावित हार्मोन बी को उद्दीपित करता है, मतलब उद्दीपित करने का मतलब होता है दिशा निर्देश देता है, ठीक है ना। तो ए ऐसा कौन से वो ग्लैंड्स है जो कि बी को उद्देश्य देता है, उद्दीपित करता है करके स्त्रियों में सी स्रावित करता है। तो स्त्रियों में सी स्रावित करता है, तो ए बी सी क्या हो सकते हैं वो पूछ रहा है। सबसे पहले तो देखिए ए थायराइड नहीं होगा, थायराइड किसी को आदेश नहीं देता बल्कि ये खुद पिट्यूटरी का आदेश मानता है, तो दो ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए, ठीक है ना। तो आपके या तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि होगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी पीयूष है और यहाँ पे अंडाशय है। एस्ट्रोजन तो देखिए दोनों पे सी पे दे रखा है, सी स्रावित करता है, तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है फीमेल्स में, ये तो दोनों में ऑप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे बी कह रहा है हार्मोन बी को उद्दीपित करके स्त्रियों में, तो देखिए बी में क्या होता है, स्त्रियों में क्या होता है, अंडाशय को उद्दीपित करता है, यानी कि
ओवरी को, ठीक है ना। यहाँ से क्या फिर क्या जनरेट होता है, एस्ट्रोजन जनरेट होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये गर्भाशय नहीं होगा यहाँ पे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए। तो देखिए आपके पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा इधर उधर घुमाएगा तो आपको घूमना नहीं है, समझ के आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है हमारे शरीर में ए सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो देखो ए बोलते ही आप ये समझ लो सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर में कौन सी होती है, लीवर होती है, यानी कि यकृत होती है, ठीक है ना। तो यकृत देखिए, पैंक्रियाज नहीं होगा, स्टोमेटा नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा, तो ये तो सारी ऑप्शन वैसे ही कट गए, आपका यकृत वाला ही आंसर होगा, ठीक है ना। ये और क्या कह रहा है, और बी का श्रावण करता है, तो क्या श्रावित करता है, अभी मैंने समझा दिया था, पित्तरस का श्रावण करता है, बिल्कुल सही है। और ये पित्तरस पाचन का काम करता है, किसके, वसा फैट पाचन का काम करता है। तो आपका करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है। आई होप आपको चीजें समझ आए होंगे। यही सेम चीजें अभी मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। बस देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगर ये क्लास आप पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन इसी में से उलट पुलट के पूछे जाएंगे, रहेंगे सारे यहीं से, इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। चलो अगला क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आपसे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा कह रहा है सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती है। तो देखिए आप एक अपवाद होता है फुफ्फुस, ठीक है ना। फुफ्फुस जो होती है वो ऑक्सीजन समृद्ध नहीं बल्कि कार्बन डाई समृद्ध को लेके जाती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सही पूछा है। अगला क्या कह रहे हैं कि सभी सिराएं विऑक्सीकृत रक्त वहन करती है, इसमें भी अपवाद है। जो फुफ्फुस सिरा होती है वो ऑक्सीकृत वाले को लेके जाती है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, तो ये भी कट गया। कह रहा है फुफ्फुस धमनी हृदय से फुफ्फुस तक रक्त वहन करती है, बिल्कुल सही है। जो फुफ्फुस धमनी होती है, धा से धमनी है, ये क्या करती है, हृदय से फुफ्फुस तक, मतलब कि फेफड़े तक। हमने आपको ये बना करके दिखाया था, चैम्बर हो गया, फुफ्फुस धमनी जो है यहाँ पे थी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है ना। ये क्या काम करती थी, अशुद्ध रक्त को ले जाकर के फेफड़े को देती थी। इसके पास तक कौन लेके आता था, वेन से लेके आती थी, मतलब सिराएं लेके आती थी पूरे शरीर से, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है यही आपका सही है। फुफ्फुस सिरा कह रहा है हृदय से फुफ्फुस तक अशुद्ध रक्त प्रदान करती है, ये गलत है। फुफ्फुस सिरा हृदय से फुफ्फुस नहीं, फुफ्फुस से हृदय लेके आती है। यहाँ पे देखिए हमने बनाया था ना, ये इस तरीके से आ रही थी, इसने उल्टा लिखा है, तो ये भी कट गया आपका, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से मरुस्थली पौधों यानी कि रेगिस्तानी पौधों की पहचान करने है, कौन सा अभिलक्षण अनुकूलन लक्षण नहीं है। ऐसा पूछ रहा है कि जो मरुस्थल के लक्षण नहीं है तो मरुस्थल वाले को छोड़ देना है। तो गहरी जड़ें, ये मरुस्थल का है तो ये आंसर नहीं है। गुद्देदार तना, हाँ ये भी है, तो ये आंसर नहीं है। मोम की परत, ये देखिए मोम की परत वाली पर्ड जो पत्ते होते हैं ये जलीय पौधों की विशेषता है, तो ये नहीं है, तो ये आपका आंसर आ सकता है। ढलवा टहनी यानी लचीली जो लटकी हुई टहनियां होती हैं, सॉफ्टी, ये हो गया आपका किसका, पर्वतीय पौधों के हो जाते हैं, तो ये भी सही है। तो मतलब ये उसका लक्षण नहीं है क्योंकि गलत वाला ही पूछा है, तो सी और डी आपके आंसर हो जाएंगे। कहाँ दे रखा है सी और डी, सी और डी ये देखिए पहले ही ऑप्शन पे दे रखा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है मानवों में एक्स जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो देखिए दो तरीके के होते हैं, या तो फर्टर्नल होंगे यानी कि भ्रांतीय होंगे, या फिर आइडेंटिकल होंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं वाई अंडे, तो देखिए यहाँ पे वाई एक्स हो गए और जेड क्या है, शुक्राणु हो गए, शुक्राणु द्वारा निषेचन होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेक करूं, समरूप हो सकते हैं, एक अंडा और एक शुक्राणु अगर है, तो अभी मैंने बताया था ना आइडेंटिकल ट्विंस कब होते हैं, जब एक स्पर्म और एक ही एग से फर्टिलाइज होता है, तो ये तो आंसर हो सकता है। कह रहे हैं समरूप में दो स्पर्म, ये गलत हो गया। फर्टर्नल में एक एक, फर्टर्नल में कभी एक एक नहीं होता, तो ये तो वैसे ही कट गया, एक ऑप्शन इसमें है ही नहीं। फर्टर्नल में 1 2 ये भी नहीं होता, फर्टर्नल में 2 2 होता है और आइडेंटिकल में 1 1 होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस कब बनते हैं, जब एक स्पर्म एक एग से फर्टिलाइज होता है। बस क्या होता है, स्पर्म फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, जो एग्स होते हैं वो दो में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ट्विंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पे देखिए क्या कहना चाह रहा है आपसे, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है कि अति झुके हुए घूर्णन करता,
तो अति झुके हुए, देखिए यहाँ पे कुछ एक, अगर आपको एक भी याद है तो आप मिलान कर पाएंगे। यहाँ कह रहे हैं चांद जैसी प्रवस्था दर्शाता है, तो देखिए चांद जैसी प्रवस्था पृथ्वी पे रहने वालों के लिए ये शुक्र दर्शाता है। मतलब जो हम पृथ्वी पे रह करके चांद को देखते हैं, सब कुछ दिखता है, उस पर जो चीजें इमेजिन कर पाते हैं, वही सारी प्रवस्थाएं कौन दिखाता है? शुक्र भी दिखाता है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा गया और सबसे चमकीली ग्रह भी कहा गया। तो इसको भी मैंने बायो में ही ले लिया इस क्वेश्चन को। तो देखिए आपका जो सी है एक से मिलान हो जाएगा, सी एक से केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी एक, यहाँ 4 से ये 4, देखो तो इस तरीके से आप एक भी अगर आपको करेक्टली याद है तो आप अपना आंसर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप बाकी कर सकते हैं। अति झुका हुआ घूर्णन करता है तो ये वरुण हो जाता है आपका 4 पे, बी को 3 से मिलाया है तो ये जाता सबसे ठंडा हवादार जो होता है शनि हो जाता है, यही है ना, सॉरी बी को 4 से, सॉरी ये इसमें आ जाएगा। बाकी देखो मैं एक ही मुझे याद था, एक मैंने आपको बता दिया, तो इसको बाकी को आप मिलान कर सकते हैं। चलो मैं मिला ही देता हूं। हवादार सबसे ठंडा ये तो मिल गया आपका, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? अति झुका हुआ घूर्णनकर्ता कौन सा है? ए का तो किससे मिलान करा है? ए का 2 से, यूरेस होता है, ठीक है, यूरेनस, यहाँ पे मिलान हो जाता है। घनत्व निम्न है तो निम्न घनत्व वाला किसका है? ये आपका शनि का हो जाता है, 3 पे मिल जाएगा, सबसे कम घनत्व होता है। वैसे सबसे ठंडा और हवादार जो होता है ये वरुण है, ये तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आपको आपका आंसर मिल गया। तो एक आधी क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछे गए हैं तो वो भी मैंने ले रखे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे एकदम अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अगला कह रहा है कि एक्स खाली जगह एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो एक्स वाई क्या हो सकते हैं? विटामिन बी कैल्शियम अवशोषण के लिए नहीं, विटामिन सी आयरन, ये सही है। तो एक्स को अगर आप विटामिन सी लेते हो तो वाई जो है मतलब आयरन का अवशोषण करता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए कैल्शियम नहीं, ये गलत हो जाएंगे, आयरन तो बिल्कुल नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी किसका अवशोषण करता है? आयरन का, ठीक है ना। यहाँ पे आपके आंसर्स मिल गए। अगला क्वेश्चन पे हम बढ़ चलते हैं। ये रहा, मैं थोड़ा सा एक ही लगा देता हूं। यहाँ पे देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक अभिकथन है, कह रहा है गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समर्थन करता है? हम आपको बताएं पत्तियों की 2 संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना। एक देखो जालिकावत होती हैं, इस तरीके से जालिकावत होती हैं पत्तियां, ठीक है ना, इस तरीके से। एक पत्ती होती है पैरेलल होती है, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा धान की पत्तियां वगैरह, बांस की पत्तियां, ये पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। तो जो पैरेलल होती हैं उनकी जड़ें जो होती हैं वो झंझावट जड़ें होती हैं, यानी कि फाइब्रस रूट होती हैं। आप लोगों ने धान के पेड़ को उखाड़ के देखना, बहुत सारी इस तरह के सिराएं निकली होती हैं। लेकिन वहीं जिन पौधों की पत्तियां सिरा विन्यास वाली होती हैं, मतलब कि जालिकावत होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो मूसला जड़ें होती है, टैप रूट होती है, ठीक है ना। तो टैप रूट बन जाए भाई, इस तरीके से होती है, ठीक है ना। टैप रूट कैसे बनेगा? हाँ, ये टैप रूट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं से पत्तियों का डिजाइन डिसाइड होता है। जैसे पीपल वगैरह का पेड़ देखेंगे आप, तो उसमें ना जालिका रूपी होती है, तो उनकी जड़ें क्या होती है? एक मोटी सी जड़ नीचे गई होती है जिसको कि मूसला जड़ या टैप रूट बोलते हैं। तो ये यही कह रहे हैं गाजर के पत्तों की पत्तियां जालिका रूपी हैं, यानी कि जालिका है इस वाले कैटेगरी में। तो 100% उसकी जो जड़ें होंगी वो कैसी होंगी? टैप रूट होंगी या मूसला जड़, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं। कह रहे हैं मूसला जड़ के पौधे जालिका रूपी शिराविन्यास के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका देखिए पहला ही आंसर मिल चुका है आपको, प्लांट हैविंग टैप रूट, ठीक है ना। तो आपको आपका आंसर मिल गया है, बाकी और भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे और क्वेश्चन आता है तो आप खुद आंसर कर लेना। ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इसमें आपसे कह रहा है कोशिकांगों के संदर्भ में सूचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार की पहचान करनी है हमें, ठीक है। चलो ये ए बी सी कुछ कोशिकाएं दे रखी हैं, इसको हमें पहचानना है कि ये किसकी है, ठीक है ना। देखिए पहले मैं इंग्लिश में बताता हूं तो ज्यादा समझ पाओगे। सेल वॉल, तो देखिए अगर सेल वॉल की बात करें तो आपके दो तरह के हमें पहचान करना है, कि इनको पहचानना है कि ये पादप कोशिका के लक्षण है या फिर एनिमल के है। तो सेल वॉल तो हमें पता है पादप कोशिका के होते हैं, तो ए तो हमारा किसके लिए हो जाता है? पादप, ठीक है ना। एक सेल वॉल को देखते ही हमने पकड़ लिया। दूसरा आपसे कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन, वोक्यूल्स, माइट्रोकांडिया और न्यूक्लियस, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, अच्छा सी फिर कह रहा है आपसे कि सी है जो सेल मेम्ब्रेन प्लास्टिड। देखिए प्लास्टिड की वजह से ये भी किसका हो जाता है? पादप का, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ए और सी तो पादप को दर्शा रहे होंगे, ठीक है ना।
ए और सी पादप को दर्शा रहे होंगे। बी में देखिए कोई भी इस तरह का चीज नहीं दिख रहा है मुझे, सेल मेम्ब्रेन, वोक्यूल्स, माइट्रोकांड्रिया, न्यूक्लियस, ये तो एनिमल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है ए और सी पादप है, तो ए और सी पादप कोशिका है, बी जीव कोशिका। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ हिंदी में, क्या कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली लवक है, ठीक है ना। तो ये सी में ही होता है, पादप में ही होते हैं, ठीक है ना। सेल वॉल, अच्छा ठीक है। तो बी जो है आपका जीव यानी कि एनिमल में होना चाहिए, बी एनिमल सेल है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप लोग अच्छे से क्लियरिफाई कर लेना, इसमें और कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या है एक पत्ती, पत्ती लिखा हुआ है, लीफ की बात कर रहा है, हाँ, पत्ती की काट में नहीं पाया जाता है। देखिए पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले तो ये हमें पता चलना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों ने पत्तियां देखी होगी, ठीक है ना। पत्तियों में सिरा विन्यास होती हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको कि एस्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं, साथ ही साथ क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है ना। और क्या क्या होता है, गार्ड सेल्स भी होती है, ये जो रक्षा कवच की जो छोटी छोटी आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारी नप्स होती है, इस तरह से होती है, गार्ड सेल्स भी होती है। तो देखिए इसमें क्या क्या कह रहा है में नहीं पाया जाता है। तो द्वार कोशिका यानी कि गार्ड सेल्स पाई जाती है, तो ये आंसर नहीं होगा। स्टोमेटा भी पाया जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी आंसर नहीं होगा। पादाफ नहीं पाया जाता और जाइलम नहीं पाया जाता, तो डी और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पत्तियों में नहीं पाए जाते, तो डी और ई इज द करेक्ट आंसर, जो कि फोर्थ पे दे रखा है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, किसी स्थान की जलवायु के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है, ठीक है। अच्छा देखिए जो डेली बदलता है उसे हम मौसम कहते हैं, ठीक है, ये चीजें जान लो। जलवायु क्या होता है, एक 30-35 साल पहले का आंकड़ा होता है, उसके परिवर्तन के हिसाब से हम बताते हैं कि ये जलवायु है। मौसम के कई सारे सालों से आंकड़ा रखा जाता है तो जलवायु पता चलता है। जैसे आज हम लोग दिल्ली में है तो हमें पता चल गया कि नवंबर महीने में यहाँ ठंड, नवंबर दिसंबर से ठंड शुरू हो जाती है और जनवरी में भीषण ठंड पड़ती है। ये किसी से भी पूछोगे तो वो बता देगा। वहीं अगर हम कहेंगे शिमला में क्या होगा तो आप बता दोगे कि शिमला में तो और ज्यादा ठंड होगी, वहां तो गर्मियों के मौसम भी ठंडा मौसम रहता है। आप ये क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने चीज समय से एक अनुसरण में आ गया है, तो एक पैटर्न बन गया है कि ये इसी चीज को फॉलो करता है। तो ये जो काफी वर्षों का पैटर्न फॉलो होता है इसे हम लोग जलवायु बोलते हैं। और जो रैंडम चेंज होता है उसे मौसम बोलते हैं। जैसे अचानक से बारिश होने लग जाए, अचानक से हवा चलने लग जाए तो उसे मौसम बोला जाता है। मौसम क्या होता है, तुरंत बदलता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना बदल तो नहीं जाओगे मौसम की तरह, तो मतलब ऐसे पर्सन नहीं होना हो कि जो मौसम की तरह आप बदल जाओ तुरंत ही। तो मौसम क्या होता है, क्षणिक होता है। जो जलवायु होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है किसी स्थान की जलवायु के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। उस स्थान की जलवायु और मौसम समान होते हैं, ऐसा नहीं होता, मौसम जलवायु कभी समान नहीं होते हैं। किसी स्थान पर वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति नहीं, ये जलवायु नहीं बोली जाती। प्रतिदिन मौसम विभाग द्वारा जलवायु रिपोर्ट बनाई जानी, ये जलवायु का नहीं है। किसी लंबी अवधि के औसत मौसम पैटर्न को जलवायु कहा जाता है। तो बहुत लंबे साल का जो औसत पैटर्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, ठीक है ना। वो क्या था, एक गाना था ना कोई, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं, बदल तो ना जाओगे मौसम की तरह समथिंग, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को याद हो तो उससे से रिलेट कर लेना। तुम ना बदल जाना मौसम की तरह, ऐसे कुछ है शायद। चलो इस पे आते हैं। कह रहे देखिए मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए मानव परिसंचरण तंत्र के विषय में कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें हमने बता ही रखा है कि अगर ये हार्ट है, ठीक है ना, इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना, 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के दोनों का नाम होता है अलिंद, लेफ्ट अलिंद और राइट अलिंद, इस तरह से होता है। नीचे जो होते हैं ऐसे याद रखो, ना से नीचे ना से निलय, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। आ से ऊपर, आ से अलिंद, ऊपर अलिंद नीचे निलय होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला पूछा है, कह रहा मानव हृदय में 4 कोशिकाएं होती है, बिल्कुल 4 चैम्बर होते हैं, ये सही है। पर इसने नहीं वाला पूछा है तो ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं होगा। फिर कह रहे फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए धमनी है और ये फुफ्फुस है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, तो ये भी सही है। मैंने अभी बताया था ना कि यहाँ अगर फेफड़ा बना दें तो ये रही फुफ्फुस धमनी, ये लेके जाती है रक्त को हृदय से कहाँ, फेफड़े, तो ये सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। अगला कह रहे हैं कि हृदय के कोष्ठों की पेशियां या
लयबद्ध, सिकुड़ना एवं विस्तारित होना हृदय गति कहलाता है। बिल्कुल, आप लोगों ने देखते हो कि लय, एक लय में नहीं, हमारा जो हार्ट होता है धक धक करता है ना, उसकी जो साउंड होता है उसको बोलते हैं लब डब की साउंड। जो हमारा हार्ट जो पंप करता है, जो साउंड आता है, आप कभी स्टेथोस्कोप लगा के सुनेंगे तो लब डब इस तरीके का साउंड करता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल उसके संकुचन और प्रकुंचन की बात है, तो ये सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं, ऊपरी दो कोष्ठ निलय, देखिए ऊपर से आ से ऊपर मैंने बोला था अलिंद होता है, इन्होंने बोला निलय कहते हैं, और कह रहे हैं निचले दो कोष्ठ को अलिंद कहते हैं, तो बिल्कुल उल्टी बात कह दी, तो यही गलत है, आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में देख लीजिए, द अपर टू चैम्बर आर कार्ड वेंट्रिकल्स, नहीं वेंट्रिकल्स नहीं होती हैं। लोअर को क्या कह रहे हैं, अट्रियम, तो अट्रियम जो है ऊपर होता है, वेंट्रिकल नीचे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो इसमें देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, ये पूछ रहे कौन सा अलैंगिक नहीं है। तो अलैंगिक का मतलब होता है, हमने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है प्रजनन वाले चैप्टर में, कि अलैंगिक विधि वो होती है जिसमें हमें केवल एक ही बॉडी की जरूरत होती है उससे समान जनरेशन को पैदा करने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने ईस्ट में देखा होगा, मुकुलन हो जाता है, विखंडन हो जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कौन सा अलैंगिक नहीं है, तो ये जो परागण होता है ये अलैंगिक नहीं होता, ये लैंगिक विधि होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, पुष्प से एक से रंध्र निकल करके दूसरे पे जाता है, इसमें दो की मेल और फीमेल बॉडी की जरूरत होती है, ठीक है ना, तो ये लैंगिक है, अलैंगिक नहीं है। मुकुलन यानी कि बडिंग हो गया, स्पायरो फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु निर्माण हो गया, यानी कि फ्रेगमेंटेशन विखंडन, ये सारे अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आपका आंसर क्या है, पोलिनेशन जो होता है ये अलैंगिक नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन आपके सामने दे रखा है, लवण, खाद्य तेल, सिरका, चीनी आदि आम परिरक्षक हैं। ये फूड प्रिजर्वेशन की बात कर रहा है, तो आप लोगों को पता है हम अपने भोजन को ज्यादा दिन तक संरक्षित करके रख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें केमिकल से ही मिलाते हैं। कई बार नमक, देखो आप घर में देखते होंगे मम्मियां जब वो बनाती हैं, अचार वगैरह बनाती हैं, तो उसमें सिरका डाल के रख देती हैं, या ऑयल डाल के रख देती हैं, या फिर नमक लगा करके रख देती हैं, तो बहुत दिन तक सेफ रहता है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रखा है इन्होंने। फिर क्या कह रहे हैं, कारण क्या दे रहे हैं कि ये भोजन को स्वाद को बढ़ाता है, भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, तो बिल्कुल स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन एक बात बताओ, इसके परिरक्षण से कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो रहा है ना। आप सोचो जरा, स्वाद तो बढ़ाता है, 100% बढ़ाता है, जो ये होते हैं हमारे क्या कहते हैं, भोजन के स्वाद को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर तेल वगैरह नमक वगैरह सब मिल जाएगा तो भोजन का स्वाद भी बढ़ जाएगा, लेकिन इसका मतलब कोई परिरक्षण से बात तो इसने कही नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन कोई व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एक दो बार और पढ़ लेना, क्योंकि जो व्याख्या करता है उसका आंसर करना आसान होता है, ये आइडेंटिफाई करना कि व्याख्या नहीं कर रहा है वहां क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि कथन कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की व्याख्या करता है, ये गलत है। कथन कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये दोनों तरीके से पूछा जाता है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है, और कई बार आपसे पूछ लेगा कि किसको किसको ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है, लेकिन जो गैसें आती हैं उनका नाम आपको याद रहना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है ये ग्रीन हाउस गैस में आती है, और आपका वाटर वेपर्स भी आती है, जलवाष्प भी आती है, और मेथेन भी, ये सारी किस में आती है, आपके ग्रीन हाउस गैस में आती है। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार इसने नहीं पूछा तो हो सकता है आपसे पूछ ले कौन आती है, तो आपको नाम पता होने चाहिए, ठीक है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक क्वेश्चन पे मैं जो कम एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उस पर कम करूंगा। यहां देखिए, केवल सही कथनों की पहचान कीजिए, आपको केवल राइट वाले कथन पहचानने हैं। आपसे कह रहा है मक्का, पपीता तथा खीरा एकलिंगी फूल पैदा करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए ये एकदम याद कर लो, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया ये द्विलिंगी पुष्प है कि एकलिंगी है, तो ये द्विलिंगी होते हैं। देखिए सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया किस में आते हैं, द्विलिंगी में आते हैं। मक्का, पपीता और खीरा एकलिंगी में होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन ही आप याद कर लो, कॉपी पे लिख लो, मैं तो कह रहा हूं, ठीक है ना।
तीसरा क्या कह रहे हैं, अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कह रहे निषेचन के पश्चात बीजांड पौधे के फल के रूप में विकसित होते हैं। एक सेकंड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स नहीं होते हैं, डेवलप इन सीड्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, ये गलत दे रखा है। तो डी वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका, ए बी सी ये तीनों ही सही होंगे। केवल सही कथन पकड़ना था तो ए बी सी आपके आंसर हो जाएंगे, ए बी सी ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, ठीक है ना। तो सेकंड वन इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों ऑप्शन आप याद कर लेना प्लीज, मैं बता रहा हूं इस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन पेपर दे के आओगे आप खुद कमेंट करोगे कि हाँ सर देखिए डायरेक्ट आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कथन कि पत्तियों में मंड स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के घटित होने का सूचक है, बिल्कुल सही बात है। तो आप लोगों ने देखा होगा पत्तियों में जो होता है मंड होता है, स्टार्च होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण इसमें पॉसिबल है या हो रहा है, ठीक है ना। कारण क्या दे रखा है उसको देखते हैं, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कार्बोहाइड्रेट अंततः मंड में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। इसी वजह से क्या होता है हमें पता चलता है इसका सूचक का क्या कि इसमें देखो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च की प्रेजेंस से होता है। अब देखो उसमें स्टार्च पत्ती में हमें दिख भी गया कि स्टार्च है, और ये स्टार्च आया कैसे होगा, क्योंकि पौधों में तो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना है क्या, स्टार्च, और स्टार्च है तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि स्टार्च है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण हुआ है, तो ये इसका सूचक ही तो हुआ। तो इसका बिल्कुल व्याख्या भी कर रहा है, तो कथन तथा कारण दोनों सही है और एक दूसरे की सही स्पष्टीकरण भी है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। मतलब कि कारण जो है कथन का स्पष्टीकरण है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो यहां तक देख लिया, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोशिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। आपसे पूछा है कि कोशिकाओं के विषय में कौन सा कथन सही है। अच्छा, तो आपसे सही वाला पूछा है, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एक जेलीनुमा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के बीच उपस्थित होता है, बिल्कुल गलत बात है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये परिभाषा नहीं है। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी बॉडी राइबोसोम आदि केंद्रीय झिल्ली में उपस्थित होता है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। अगला कह रहे हैं कि केंद्रक को घेरे वाली केंद्रीय झिल्ली रंध्र होते हैं जिससे पदार्थों का संचालन हो पाता है, कह रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको अर्धपारगम में झिल्ली भी बोलते हैं, ये इसलिए होता है कि इससे जो जरूरी चीजें होती हैं उससे संचालित होकर के इस पार से उस पार चली जा सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कह रखा है, ठीक है ना। केंद्रक को घेरने वाली जो केंद्रीय झिल्ली होती है उसमें सरंध्र होती है, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको अर्धपारगम में झिल्ली भी शायद बोला जाता है, यही तो नाम है हिंदी में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं जिससे पदार्थों का संचालन आसानी से हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसने सही पूछा था। कह रहे केंद्रीय झिल्ली क्रोमोसोम्स नामक धागे जैसी संरचना होती है, बिल्कुल गलत बात है। तो आपका करेक्ट आंसर मिल गया, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया देखिए बीमारियों से एक क्वेश्चन है। वैसे देखिए मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं किया क्योंकि इसमें देखिए बहुत थ्योरी है नहीं, कुछ फैक्ट वाली चीजें तो उसको याद रखना है, तो अपने आप आपको पकड़ लेना है किस चैप्टर का है, ठीक है ना। मैंने सारा ही ले रखा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान समुच्चय सेट को प्रदर्शित करता है। देखिए विषाणु यानी कि वायरस की बात कर दिया, तो वायरस से क्या क्या हो सकता है आप लोगों को पता है, जो खांसी जुकाम होता है हमें, पोलियो चिकन पॉक्स, ये सारी वायरल डिजीज है। तो ए जो है आपका जुकाम वाले से मिल जाएगा सेकंड से। तो ए सेकंड से कहाँ मिल रहा है, पहले ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। रुक जाइए, हम लोग ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लेते हैं, क्या वो टाइम वेस्ट करना। यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, 3 ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंटली एक भी फैक्ट याद है तो आप जो है ऑप्शन आंसर कर पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बायोलॉजी में ज्यादातर टर्म और चीजों को याद कर लेना आप, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें प्रोसेस या मैथ नहीं है कि मैं समझाऊंगा, समझ रहे हो ना आप बात को, बिल्कुल सही है। और आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जीवाणु होते हैं, ये दवाओं के काम में आता है, दवा बनाने में काम होता है। प्रोटोजोआ जो होता है पेचिस और मलेरिया में होता है। कवक ही तो था, डी का 3 से हो जाएगा, गेहूं और स्टार्ट का कार्य करता है। आपको आपका आंसर मिल चुका है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए
निम्नलिखित को पहचानिए। ए कह रहा है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए इसको देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए लीवर की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो लीवर पता चल गया, इसका मतलब हमारे आंसर का जो शुरुआत होगा वो लीवर से होगा। ABCD पूछा है हमसे, तो हृदय तो आंसर हो नहीं सकता, हृदय हो नहीं सकता। यहाँ पे लीवर है, यहाँ पे लीवर है, ठीक है ना, लीवर से चलता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं, पित्त रस का भंडारण करता है। बताओ पित्त रस कहाँ होता है भंडारित, तो पित्ताशय में होता है। पित्त की थैली दोनों ऑप्शन में दे रखा है। सी क्या है, स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है। तो बताओ स्टार्च को शर्करा में कौन विघटित करता है, ये जो होता है स्लाइवा यानी कि लार होता है, ये स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम रोटी खाते हैं ना, हमसे कहा जाता है कि खूब कूच कूच करके खाओ, ताकि हमारे माउथ में जो स्लाइवा है उससे क्या हो, वो मिल करके किस में बदल जाए, स्टार्च में हो जाए, ठीक है ना, शर्करा में विघटित हो जाए, जो आपका मंड है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सी में नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, थर्ड वन इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आगे क्या कह रहा है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होता है, तो ये अग्नाशय होता है, ठीक है। तो ये आपको पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज से ही इंसुलिन का भी स्राव होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो थर्ड वन इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है राइजोबियम है, सॉरी, ठीक है ना। राइजोबियम जीवाणु प्रायः चने, मटर, मूंग की बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। जीवाणु का पौधों में संबंध कहलाता है। हम आपको बताएं जितनी भी दलहनी फसलें होती है ना, उनकी जो जड़ें होती है थोड़ी गांठें नुमा होती है, उसमें क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाए जाते हैं। तो देखिए ये एक दूसरे के सहायता करते हैं। कैसे, ये जो जड़ें हैं राइजोबियम को रहने के लिए घर दे रहा है, एक तरह से आवास ही तो दे रहा है, उसकी जड़ों में वो रहता है, ये घर दे रहा है। और जो राइजोबियम है ना, ये इन्वायरमेंट के जो नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजन के यौगीकरण में कन्वर्ट करके इस पौधे की जड़ों को देता है। तो दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसी संरचना को जब दोनों एक दूसरे से फायदेमंद होते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशन, ठीक है ना। जैसे हम दोनों लाभान्वित होते हैं, आप हमसे पढ़ लेते हो और हमें थोड़ा मजा आ जाता है, ठीक है ना, चलो हम खुश हो जाते हैं पढ़ा करके, तो दोनों ही लाभान्वित होते हैं। चलो, और आप लाइक शेयर कमेंट थोड़ा कर दिया करिए, और ताकि मोटिवेशन बना रहे। इसके बाद आप लोग कह रहे थे कि केमिस्ट्री के लिए, तो मैं उसका भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा मेहनत हो जाता है, सारे कंटेंट लिया ना, 2011 से 24 तक के जितने पेपर हैं, केवल एक सब्जेक्ट को ढूंढना क्वेश्चन और फिर उससे रिलेटेड एनालिसिस करके अच्छे से एक्सप्लेन करना। तो आप लोग उस मेहनत को थोड़ा सा सराहिएगा, अपना जो लाइक कमेंट्स है वो करते रहिएगा, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। मैं आपके 14 तारीख तक पेपर जब तक नहीं हो जाता अच्छे से तैयारी कराता हूँ। अच्छा, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव कंठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथ्य सत्य और कौन सा असत्य है। देखो अगर मैं बात करूं, देखिए मानव के कंठ का, तो मानव कंठ में दो नलियां होती है, ठीक है ना। एक होती है श्वास नली, एक होती है फूड पाइप, भोजन नली, ठीक है ना। दोनों बहुत पास पास होती हैं। अच्छा, यहाँ आप इस पे भी एक ना कपाट लगा होता है। कपाट क्या काम करता है, ये माइंड द्वारा कंट्रोल होता है। वो कपाट क्या होता है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं तो वो फूड पाइप में जाता है, वो खोलता कौन है या, क्योंकि यहाँ से तो देखो रास्ता एक ही होता है, यहाँ जाके बटता है, तो यहाँ जहाँ बटता है ना, वहाँ पे कपाट बने होते हैं। तो जब हम केवल पानी पीते हैं या सांस लेते हैं तो वो दूसरी नली में जाता है, और सांस जो खाना लेते हैं वो फूड पाइप में जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम ना मान लो कि मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा है कि इन लोगों को पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, जब हम कुछ और सोच रहे होते हैं ना, उस टाइम मेरे दिमाग ने क्या किया, उस कपाट को खुलने का सिग्नल देना ही बंद कर दिया। वो कपाट तो केवल श्वास नली की तरफ खुला हुआ था, ऐसे लटका हुआ था, अब वो बंद कर दिया। तो उस टाइम क्या होगा, भोजन भी गलती से क्या होगा ना, आपने डायरेक्शन दिया नहीं भोजन को, कहाँ फूड पाइप में जाना था, वो चला जाएगा श्वास नली में। और जब श्वास नली में जाएगा ना, आप तो हिचकी लेने लग जाते हैं। तो आपको पता भी होगा, खाना खाते टाइम अगर हम कभी सोचते हैं ना, तो हमें हिचकी आने लग जाती है। क्यों, क्योंकि फूड पाइप के बजाय वो श्वास नली में चला जाता है, जिसकी वजह से हिचकियां आने लग जाती हैं। ये आपके क्लास 7th की एनसीईआरटी में पूरा फैक्ट दे रखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना, एक एक्टिविटी के माध्यम से, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, कह रहा है अभिकथन 1 में कि कंठ में श्वास नली खाद्य नली के सन्निकट होती है, तो बिल्कुल सही बात है, तो अभिकथन ये ट्रू हो गया। दूसरा क्या करें, S2 कंठ में एक पल्ले जैसा वाल्व होता उपस्थित होता, तो ये भी ट्रू बात कह दी, यही तो है ना, वाल्व ही तो होता, मैंने बताया ना कि पल्ले जैसा होता है कपाट। फिर क्या कहना है, वायु एवं भोजन कंठ में एक ही रास्ता साझा करता है। अभी मैंने बताया कि 2 रास्ते होते हैं यहाँ, इसीलिए कपाट लगा होता है, एक ही होता तो कपाट क्या काम करता, ठीक है ना।
श्वास और भोजन एक ही रास्ते से नहीं जाते हैं, ठीक है ना, तो ये फॉल्स हो गया। फिर कह रहे हैं कि कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं जिससे हिचकी आने लग जाती है, यही अभी मैं आपको बता रहा था, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है ना। तो आपका S1 S2 एंड S4 आर ट्रू, S1 S2 S4 ट्रू है एंड S3 फॉल्स है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने में समर्थ रहा हूं। तो प्लीज सराहिएगा जरूर अच्छे से कमेंट करके कि यस सर हमें समझ आ गया। चलो, वैसे आप लोगों को बहुत बच्चों को आता भी होगा, नो डाउट। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसका देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसका हिंदी नहीं लग पाया, मैं आपको खुद ही बताऊंगा इसकी हिंदी क्या है। एक कॉलम है, दूसरे कॉलम में जीवों से रिलेटेड उनकी क्रियाकलाप दे रखे हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं पोलर बियर है, इसके क्या गुणधर्म होंगे। रेड आइड फ्रॉग है, मतलब लाल आंखों वाला मेंढक है। उसके बाद कह रहे हैं शेर है और हाथी है। इधर दे रखा है सेंसिटिव हेयर, मतलब शेर जो होता है, सेंसिटिव हेयर की हिंदी क्या होगी कि मतलब सुनगुन को देख करके कुछ भी सेंसेशन को भाप लेने की बात होती है, ठीक है ना। मॉडिफाइड टीथ का मतलब होता है बाहर निकले हुए दांत, और क्या है स्टिकी पाद, मतलब इस तरह से चिपके हुए चौड़े पैर, और क्या है लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लाव, ये गुद्देदार जो पांव होते हैं और नाखून लंबे लंबे, इसकी बात कर रहा है ये हिंदी। तो देखिए इसको हमें मिलान करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडिफाइड टीथ हमें केवल और केवल कहाँ मिलता है, हाथी में मिलता है, एलिफेंट में मिलता है। तो डी आपका सेकंड से मिल जाएगा। डी सेकंड पे कहाँ पे, इसमें भी है इसमें भी है, दो ऑप्शन तो काट दो। और जो लायन होती है, लायन के मूंछों में जो होता है सेंसेशन होता है जिससे वो भाप लेता है किसी भी शिकार को या कोई आ रहा है, तो सेंसिटिव हेयर्स होते हैं, ये आ जाएगा आपका 1 पे। तो सी मिल जाएगा एक के साथ, तो सी एक इस पे भी है इस पे भी है, बड़ी खतरनाक दे दिया इसने तो। अच्छा आगे देखते हैं, रेड आइड फ्रॉग, जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं इनके स्टिकी पाद्स होते हैं, ऑन फीट होते हैं, जो पैर होते हैं इस तरीके के होते हैं, ये लाल आंखों वाले मेंढक के होते हैं। तो बी आपका 3 से मिल जाएगा। बी 3 से केवल इस पे मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, ये 4 पे, ये काट दो। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए मिलेगा आपका 3 से, सॉरी ए कहाँ गया, बी को हमने 4 से क्यों मिलाया, सॉरी देखिए बता सही रहा हूं मैं, कुछ लगा रहा हूं उल्टा सीधा, तो इसीलिए कभी कभी थोड़ा सा सिली मिस्टेक कह रहा था कि अगर हो जाए तो आप बता देना। यहाँ पे देखिए हमने बताया ना रेड आइड फ्रॉग, ये 3 से मिलेगा, मतलब बी जो है 3 से मिलान करवाओ, तो यहाँ पे 3 से मिल रहा है, ए आपका 4 से मिल रहा है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए जो है पोलर बियर्ड जो होते हैं, देखो पोलर मतलब जो बर्फीली जगह में जो भालू होते हैं उनके गद्देदार पैर होते हैं, ताकि वो नाखून, लंबे नाखून होते हैं, ताकि वो नाखून गड़ा करके उस पर खुद को संभाल सके, ठीक है ना, या दौड़ सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड है, ठीक है। चलिए मैंने हिंदी भी बता दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा सारी बातें एक तरफ से। अगला देखिए आपसे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछ रखा है, इसमें आपसे कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह आलेख मानवों में रुधिर प्रवाह का सही क्रम दर्शा रहा है, ब्लड फ्लो को कैसे दर्शा रहा है। सबसे पहले कह रहा है फुफ्फुस यानी कि लंग्स, फेफड़ा, फेफड़े से मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे देखो मैं ये बना दिया फेफड़ा, ठीक है, फुफ्फुस हो गया, ये आपका 4 चैम्बर का हार्ट हो गया। अब दिखाता हूं, ये आपकी नीचे जो बची हुई शरीर है ये हो गया। अब देखो कैसे काम करता है वो समझ लो। यहाँ पे देखो सिराएं जो हैं यहां से ब्लड लेके आती हैं, यहाँ पे कौन सी लेके आती है, सिराएं लेके आई, फिर यहां से फुफ्फुस धमनी लेके आ गई लंग्स में, लंग्स से फुफ्फुस सिरा लेके आ गया हृदय में, हृदय से धमनी लेके आ गई सिरा में, ये धमनी, ठीक है ना। तो रास्ता पता चल गया। पहला कह रहे हैं फुफ्फुस, जो मतलब फेफड़े से रक्त को लेके गया फुफ्फुस सिरा, तो बिल्कुल देखिए फुफ्फुस सिरा ही तो लेके आया है, कहां पे लेके आया है, हृदय में आया, बिल्कुल सही बात है। फिर धमनियां, यहां से हृदय के बाद फिर धमनियों ने कार्यभार संभाल लिया, ये शरीर के पास लेके आई, सही बात है। सिराएं, अब देखिए जब शरीर के पास लेके आती थी अंगुली नुमा छोटी छोटी संरचनाएं होती जो उसको जोड़ने का काम करती है, सिरा और धमनी को, दोनों को जोड़ने का काम करती है, जिनको सिराएं बोलते हैं। तो ये सिराएं आ गई, सिराएं फिर लेके जाती हैं हृदय में, हृदय से फिर फुफ्फुस धमनी में जाता है, सिराएं आप समझ गए, सिरा तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। फुफ्फुस धमनी यहाँ पे आ जाती है, फिर वापस फुफ्फुस में आ जाता है। तो देखिए ये रास्ता पहला वाला ही बिल्कुल सही है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। एक बार मेरे साथ रास्ता दोहराओ, ब्लड कैसे चलता है, लंग्स से कौन लेके निकला, धमनियां, कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी, हृदय के पास लेके आई, हृदय से उसने
कार्यभार संभालने को दे दिया किसको, धमनी को, धमनी लेके गई शरीर के पास, शरीर से फिर अशुद्ध जब रक्त हो गया, फिर कार्यभार संभाला किसने, शिरा ने, ठीक है ना, शिरा संभाल के ले गई किसके पास, हृदय के पास, फिर हृदय से अशुद्ध रक्त का कार्यभार कौन संभाला, फुफ्फुस, धमनी, वो लेके गई फिर फुफ्फुस के पास, ठीक है ना। तो ये रास्ता फॉलो करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप कि मैं आपको समझाने में बिल्कुल सफल रहा हूं और आप समझ पाए हैं, ठीक है ना। चलो देखिए, मेन टारगेट हमारा होता है समझाने का। क्वेश्चन हर जगह अवेलेबल है, किताबों में अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। आपको अगर मैं सही समझा पा रहा हूं, दैट वाज करेक्ट, ठीक है ना, वही आपके लिए लाभकारी है। अदरवाइज तो हर जगह आपको आंसर्स मिल ही जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार डायलिसिस का प्रक्रम से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में जो किडनी होती है इस तरीके से सेम के बीज की तरह, ये जो होती है यूरिन के प्योरिफिकेशन के लिए काम करता है, ठीक है ना। तो जब ये काम करने में थोड़ा असमर्थ होता है तो डायलिसिस प्रोसेस द्वारा इसको किया जाता है, तो उत्सर्जन में सहायता करता है। डायलिसिस जो होता है उत्सर्जन में सहायक होता है, यानी कि एक्सक्रेशन में सहायता करता है। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप समझ पाए होंगे। अच्छा, आगे बढ़ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आप इसका आंसर खुद से कीजिए, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं। कौन कौन आंसर कर पाया कमेंट कर देना कि सर मैं इस वाले क्वेश्चन का खुद ही आंसर किया था आपके बोलने से पहले। मैं भले ही रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, पर मैं आपको फील दिलाना चाहता हूं कि आप लाइव पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी मैं लाइव की तैयारी में हूं कि आप लोगों को लाइव ही पढ़ाएं। आप लोग सीटेट पास करके आ जाओ, फिर मैं बीपीएससी 4 के लिए और जो यूपी में एग्जाम्स होते हैं आपका सुपर टेट, उसके लिए एनसीईआरटी पूरी सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें अच्छे से थ्योरी पेड क्लास की तरह पढ़ाऊंगा। तो कोशिश करूंगा आप लोगों को लाइव पढ़ाऊं। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो देखो पिट्यूनिया, गुलाब, सरसों, ये सारे द्विलिंगी थे। जो आपका वो था पपाया, खीरा, ये सारी चीजें क्या थी, एक लिंगी थी। तो इसने एक लिंगी का पूछा है, तो पपीता यानी कि पपाया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिख रखा है, पपाया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल गया है, तो यहाँ से आप खुद ही पकड़ सकते थे। आपने तो देख करके आंसर कर दिया होगा। चलो यहां आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां आपसे कह रहा है एक स्तंभ में पोषक तत्व है, दूसरे में अभाव में होने वाली बीमारियां हैं। तो देखिए ये बीमारियों से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बनता है। बताइए आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आप लोगों को पता है रक्त अल्पता होती है, यानी एनीमिया होती है। तो ए जो है आपका 4 से मिल जाएगा। ए 4 से, ये दो ऑप्शन काट दो, ए 4 से इनमें 3 या 4 में होगा। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी बेरी, B1 या बी बोल लो, बेरी बेरी रोग होता है। तो देखिए B1 जो है एक से जो है यहाँ पे मिल रहा है बी, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ये कट गया। बाकी और मिलान कर लीजिए। विटामिन सी की स्कर्वी होता है आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से धैदा नहीं घेंगा होता है, घेंगा रोग होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ग्वाइटर होता है। तो आपके सारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए, मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज प्रायः वायु द्वारा छितराया नहीं जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सीड्स डिस्पर्जन का एक चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, जिसमें आपको बताता है कि पौधों के जो बीज होते हैं किस तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो कई तरीके, कई रास्ते होते हैं, वायु के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, चिड़ियों के माध्यम से, कई सारे रास्ते होते हैं इनको फैलाने के, ठीक है, सीड डिस्पर्स करने के, ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा वायु द्वारा नहीं होता है। तो देखिए एक बुक में तो सूर्यमुखी दिया था जो कि गलत पाया गया। आपका जैंथियम जो है ये करेक्ट आंसर है। ये जो है उसके द्वारा, एयर द्वारा नहीं डिस्पर्स होता है। पिछली साल जब मैं जुलाई वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा था तो वहां पे शायद मैंने गलती से इसको सूर्यमुखी बोला था, मुझे अभी भी याद है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जैंथियम हो जाएगा। चलिए, तो देखिए गलती करने से कई बार हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक चीज़ें वैसे ही याद हो जाती हैं कि हमने कभी गलती किया था। इसलिए गलती जीवन की एक अहम भूमिका निभाती है, हमें गलतियों से सीखना चाहिए, जबकि हम लोग पेडागोजी और सीडीपी में पढ़ते भी हैं, ठीक है ना। तो आप भी अगर लाइफ में कोई गलती करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो कोशिश कीजिए कि उनसे आप कुछ पॉजिटिव सीखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है पहचानिए कि कौन एक भोज परिरक्षक नहीं है। देखो भैया बढ़िया क्वेश्चन आ गया। भोज परिरक्षक मतलब फूड प्रिजर्वेटिव
जो फूड को संरक्षण में आता है, ठीक है ना। तो देखिए सोडियम से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन सोडियम कार्बोनेट जो है ये फूड संरक्षण का काम नहीं करता है, तो यही आंसर हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट करता है, मेटाबाइसल्फेट भी करता है, क्लोराइड भी, NaCl मतलब कि नमक, NaCl तो साधारण नमक होता है ना, तो ये तो करता ही करता है। तो इसने नहीं पूछा तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ये दोनों तीनों कट जाएंगे। चलिए, ये सारा कुछ मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है। मैं फिर से कहता हूं, जिस बच्चे के पास टाइम है वो पूरा का पूरा जाकर के वहां से जरूर चीजें देख ले, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है प्राणियों के उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित आपको करेक्ट वाला पहचानना है। कह रहा है मानवों में मुख्य उत्सर्जन उत्पाद यूरिया होता है, बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल सही है, ये सत्य पूछा था। कह रहा है जलीय प्राणियों के उत्सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी जीवित प्राणी है तो उसको उत्सर्जन और भोजन की जरूर आवश्यकता होती है, ठीक है ना। छिपकली जैसे प्राणी अमोनिया गैस उत्सर्जित करते हैं, नहीं। कह रहे हैं मानव मूत्र यानी कि यूरिन में सामान्यतः 50% जल तथा 50% यूरिया होती है, ये गलत बात है। जो जल होता है वो यूरिन में वो ज्यादा मात्रा में होता है, 50-50 नहीं होते, तो ये गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, ठीक है ना। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है सूक्ष्मदर्शी के नीचे प्याज की कोशिकाओं का परीक्षण करते हुए कोई कोशिका द्रव्य में अनेक खाली दिष्टंगत बृहद एक्स संरचनाएं देख सकता है, जबकि कपोल कोशिकाओं की समान संरचनाएं आकार में छोटी होती हैं। एक्स स्फीति प्रदान करता है जो कि कोशिका को आकार देता है और जल एवं पोषक तत्वों का भंडारण करता है। एक्स अमीनो अम्ल और शर्कराओं का भंडारण करता है। देखो इतने से भी आंसर कर सकते थे। इसको बोला जाता है ओव्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर चाहे तो आप रट लीजिए, रिक्तिकाएं होता है, ये एक बार पूछा गया था, तो इसको तो मुझे याद रहता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी याद कर लो, क्योंकि इतना बड़ा लिखा हुआ आएगा तो देखते ही आप आंसर मार देना, ताकि जैसे ही प्याज वगैरह वाला क्वेश्चन दिखे आपको ना, तो आप आंसर कर पाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अभिकथन में कह रहा है पेंगुइन में त्वचा पतली और कम वसा होती है, गलत है। पेंगुइन एक आप लोगों ने देखा होगा, पेंगुइन इस तरह से खड़ा होकर के पैदल बुद चलता है थोड़ा सा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि पेंगुइन, उसी की तो बात कर रहा है, पेंगुइनों में, ठीक है, त्वचा पतली और कम वसा नहीं, तो पेंगुइनों में जो फैट होता है वो ज्यादा होता है। अभिकथन तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं पेंगुइन एक दूसरे को गर्म रखने के लिए एक दूसरे से सट कर खड़े होते हैं, बिल्कुल सही है, ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, सट के खड़े होते हैं, तो कारण तो सही है लेकिन अभिकथन गलत है। तो अभिकथन असत्य, कारण सत्य है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक बार मैं फिर कहता हूं, अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में मुझसे सिली मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एक पॉजिटिव वे में कमेंट करें, ताकि मैं उसको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूं कि इसका ये आंसर था, मैं रिसर्च कर लूंगा, ठीक है। हाँ, पर रिसर्च करके करना, ऐसा नहीं कि जो आप अपने आप को सही मानते हो वही कह दो कि नहीं सर ये होना चाहिए, ऑथेंटिक रूप से होना चाहिए सही, ये पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित समुच्चय दर्शा रहा है, बताइए कौन सा सही है। कह रहा है विषाणु यानी कि वायरस। वायरस क्या होता है, प्रजनन के लिए परपोषी जीव की आवश्यकता होती है। देखिए वायरस एक ऐसा वो होता है, मतलब वर्ड नहीं आ रहा है। वायरस जब होता है, जब वो सीजीव पे जाता है तभी वो अपना क्या करता है, खुद को डबल या ट्रिपल कर पाता है। अगर वो निर्जीव प्राणी पे रहता है तो नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है वायरस को वो जैसे रहता है वैसा भेद करता है, मतलब निर्जीव के तरह, निर्जीव के साथ रहेगा तो निर्जीव जैसा व्यवहार करेगा, सजीव के साथ सजीव जैसा व्यवहार करने लग जाता है। तो इसको खुद को डेवलप करने के लिए, प्रजनन के लिए परपोषी जीव की आवश्यकता होती है। तो वायरस जो है आपका 2 से मिल जाएगा, A2 में मिल रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो एक ही से आप आंसर कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, एक क्वेश्चन में और बताया था कि बैक्टीरिया देखिए दे रखा है, ये प्रिपरेशन फॉर मेडिसिन, दवाओं के काम में आता है, तो ये भी आप मैच कर सकते हैं, बी का एक। तो एक भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बायो में अगर एक भी फैक्ट आपको अच्छे से याद है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन देता है मिलान करने वाला। प्रोटोजोआ आपको पता चल गया होगा कि सी जो है 4 से अमीबा से आ जाएगा, कवक जो होता है बहुकोशिकी में आ जाएगा, आपका डी का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर मिल चुका है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाने की सोच रहा हूं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है समुच्चय की पहचान ज्ञात कीजिए जो एक खाद्य संरक्षक परीक्षी नहीं है। खाद्य
संरक्षक नहीं है। कह रहा है आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए आयरन ऑक्साइड नहीं होता, ये खाद्य संरक्षण में नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, अभी मैंने बताया था। सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका वगैरह होते हैं, और शर्करा, ये सब विटामिन सी, ये सारे होते हैं। तो आपका ए ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है पाचन के संदर्भ में निम्नलिखित को पहचानिए। कह रहा है सरल शर्करा में विघटित होता है, तो कौन होता है बताओ। मैंने बताया था जो पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें, किसमें, स्टार्च में। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया, कह रहा है सरल शर्करा में विघटित होता है। कौन सरल शर्करा बनाता है, सरल शर्करा में विघटित होते हैं कौन, तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ए तो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, ये 100% सही हो गया। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं। ये देखो अपने आप मिल गया। ग्लिसरॉल में विघटित होता है वसा, ठीक है ना, और क्या है, सरल अमीनो अम्ल में विघटित होता है प्रोटीन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटीन का पाचन पढ़ा होगा, अमीनो एसिड में होता है, तो ये आपको याद होगा। ठीक है, तो आपका आंसर मिल चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित जड़ों में से कौन सा मूसला जड़ का एक उदाहरण है। मक्का प्याज नहीं होता है, गाजर आलू टाइप रूट में आ जाता है। ये आपका सलजम और टैपियोका की बात कर रहा था। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक बार पूछा गया था तो ये आपको पता होना चाहिए, सलजम और टैपियोका इसके आंसर है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन आपके सामने दे रखे हैं। पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने इसको बताया आपके साथ। फिर कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के समय बनी ऑक्सीजन अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। ना 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 ना, बिल्कुल गलत है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनता है वो वायुमंडल में आ जाता है, जिसका सेवन हम लोग करते हैं। ठीक है ना, पौधों से, वो स्टार्च में नहीं बदलता है। तो आर तो गलत ही हो गया। तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स। ए गलत, नहीं ए सही और आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन पे दे रखा है, आपका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। फोटो को मैं इधर कर देता हूं, पढ़िए ध्यान से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है। सरसों, गुलाब और पिट्यूनिया एक फूल एक लिंगी नहीं, अभी मैंने बताया द्विलिंगी के उदाहरण है, तो ये आंसर में नहीं होगा। मक्का, पपीता, खीरा उभयलिंगी नहीं है, एक लिंगी के उदाहरण मैंने याद करने को बोला था अभी। मादा युग्म का सृजन बीजांड में होता है, ये बिल्कुल सही है। निषेचन के पश्चात अंडाशय पौधे के बीज के रूप में बदल जाता है, ये गलत है। ठीक है ना, तो एक केवल एक सही है आपका, ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए ये मैंने बार बार बता रखा है। जिसको अगर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस में कमी आती है, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कॉन्सेप्ट वीडियो जाकर के देखना, उसमें बहुत डिटेल में मैंने विद फिगर सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है ना, चलिए अगला आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कह रहा है मानव और पौधों की बीमारी और रोग कारक। तो देखिए सिट्रस विकार, पोलियो। एक देखो पोलियो कैसे होता है, हमें पता है पोलियो होता है वायरस, वायरस को इंग्लिश में कहते हैं विषाणु। तो पोलियो तो आपका एक से मिलना चाहिए, पोलियो जो है वायरस से मिलना चाहिए। तो बी एक के साथ कहाँ मिल रहा है, बी एक यहाँ मिल रहा है, 2 से मिल रहा है, काट दो, 4 से काट दो, काट दो। एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, इसीलिए कहता हूं कि बायो में कुछ फैक्ट आप लोग याद कर लो, आपको बहुत मदद मिलेगी। अब इससे आप सारे आंसर कर सकते हो। ए 2 से मिल जाएगा। सिट्रस विकार जो होते हैं बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। मलेरिया आपको परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ होता है, ये पता है। गेहूं में कौन सा जो रस्ट लगता है बीमारी होती है वो कवक से होती है। ठीक है ना, तो आपके सारे आंसर मिल गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये कमेंट जरूर कर देना कि केमिस्ट्री चाहिए आपको, तो मैं ताकि मेहनत करूं कि हाँ केमिस्ट्री चाहिए, कि हाँ आप लोग ज्यादा संख्या में कमेंट कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित की पहचान कीजिए। कह रहा है पौधों में जल एवं पोषक के परिवहन के लिए संवहन ऊतक है। पौधों में देखिए आप लोग 2 चीजें याद रखो। अगर एक पौधा है, मान लो ये एक पौधा है, बड़ा सा पेड़ है, इसकी ये जड़ें हैं, तो जड़ों से जल को ले जाने का काम करता है जाइलम। तो ये याद रखना, जल के संवहन में जाइलम काम करता है, और भोजन जो लेके आने का काम करता है वो फ्लोएम काम करता है। ऐसे याद रखो, जा से जाइलम, जा से जल, फा से फूड, फा से फ्लोएम। ठीक है ना, फूड परिवहन का काम फ्लोएम, जल परिवहन का काम कौन करता है, जाइलम करता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए।
इसका मतलब हमारा तो ए, इंग्लिश वाला ही देख लो, हिंदी में तो दारू वगैरह कंफ्यूज करता है। पौधों में जल एवं पोषक परिवहन के लिए जाइलम चाहिए, तो फ्लोएम काट दीजिए, जाइलम एस्टोमेटा काट दीजिए, तो 2 और 4 में से कोई आंसर होगा। बी में कह रहा है फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम बी में 2 और 4 दोनों में फ्लोएम दे रखा है। ऐसे संवहन ऊतक जो पौधों में भोजन पहुंचाते हैं, तो फ्लोएम दोनों जगह फ्लोएम दे रखा है, तो हम ऑप्शन नहीं हटा सकते। पत्तों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र, अभी मैंने सिखाया था पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको कि बोला जाता है रंध्र बोला जाता है, यानी कि स्टोमेटा बोला जाता है। तो सी में दे रखा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो सेकंड कहाँ दे रखा है, ये रहा। हिंदी वाले अपना दारू या जाइलम लिखा तो है, ठीक है ना। चलिए, अब आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से पौधों एवं पशुओं में कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। नेगेटिव आपसे पूछा है कि पौधों और पशुओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कोशिका झिल्ली पशुओं और पौधों दोनों में होती है, सही है, तो ये आंसर नहीं है। कह रहा है कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में उपस्थित होती है जबकि पशु कोशिका में नहीं होती। बिल्कुल, मैंने 3-4 बार बता दिया पिछले क्वेश्चन में, जो सेल वॉल होती है वो केवल और केवल पादप में होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। देखिए, सेल वॉल आर एब्सेंट, अरे अच्छा, एब्सेंट इन प्लांट सेल वाइल प्रेजेंट इन एनिमल, इंग्लिश में उल्टा दे रखा है। कोशिका भित्ति पौधों की कोशिका में अनुपस्थित दे रखा है ना। अच्छा, गलत पूछा था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये गलत बोल रहा है, अनुपस्थित नहीं होता बल्कि उपस्थित होता है। सेल वॉल किसमें उपस्थित होना चाहिए, प्लांट में, लेकिन ये कह रहा है एब्सेंट होता है, तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया, और गलत वाला ही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। लवक केवल पौधों की कोशिका में उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। कोशिका द्रव पशु एवं दोनों में उपस्थित होते हैं, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज की बात कर रहा है, जो गंदे नाले यानी स्वेज वगैरह से जल निकलता है गंदा, उसमें कौन सा ऐसा है इनऑर्गेनिक प्योरिटी है, इंप्योरिटी है, ठीक है ना। तो देखिए, यूरिया कार्बनिक होता है, आपको पता होना चाहिए, और पिटकनाशी भी कार्बनिक होता है, वनस्पति, ये सारी चीजें कार्बनिक होती हैं। केवल फास्फेट जो होता है ये अकार्बनिक में आता है, इनऑर्गेनिक में आता है, ठीक है ना। तो ओनली बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली बी, ये रहा थर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल बी, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गया होगा। कार्बनिक, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो पदार्थ जो बनाया गया था लेबोरेटरी में, वो कौन सा था, बताओ, पूछा जाता है। यहां पे आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या पौधे में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है। पौधे में लैंगिक जनन के विषय में सत्य है, वो आपसे पूछ रहा है। कह रहा है आपसे कि लैंगिक जनन के लिए 2 पौधे आवश्यक होते, जरूरी नहीं है 2 पौधे नहीं, अगर एक ही पौधे में स्टिग्मा और दोनों मेल और फीमेल बॉडी उपस्थित है तो एक ही पौधे से लैंगिक जनन हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि 2 आवश्यक है, तो ये काट दो। कह रहा है केवल कीट ही परागण के कारक है, नहीं, परागण तो कई तरीके से जाता है, हमने बताया ना कि उसमें भंवरे लेके चले जाते हैं या हवा चल गई या कैसे भी परागण हो जाता है, तो ये गलत हो गया। कह रहा निषेचन केवल परागण के पश्चात ही संभव हो सकता है, ये बिल्कुल सही है। पहले परागण होता है, उसके बाद निषेचन होता है। पहले परागकण एक पुष्प से, देखो क्या होता है, ऐसे एक पुष्प होता है, एक यहाँ से होता है, ठीक है ना। यहाँ से परागकण छोटे छोटे होते हैं, आप लोग ठंड के मौसम में जाएंगे देखेंगे जो गुड़हल वगैरह का पुष्प होते हैं, छोटे छोटे परागकण उस पर होते हैं, वही जाकर के पहले यहाँ पहुंचते हैं, फिर निषेचन होता है। तो परागण पहले होगा, निषेचन बाद में होगा, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, तो पौधे बीजों से ही तो प्राप्त किए जाते हैं, ये भी सही है। तो सी एंड डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 4th ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी लंबा सेशन हो सकता है, अभी अभी रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कितना लंबा सेशन चला है, ठीक है ना। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही वाले का चुनाव कीजिए। धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है, तो बिल्कुल सही बात है, धमनियों में रुधिर एक ही दिशा में तो होता है, मैंने 1-2 बार स्ट्रक्चर बना दिया। धमनियों में कपाट होता है क्या, नहीं, धमनियों में कपाट नहीं होता है, कपाट सिराओं में पाया जाता है, क्योंकि सिराओं में ब्लड का बैक फ्लो होने का डर होता है, ठीक है ना। आप अगर इस तरह से चैम्बर बनाएंगे, 4 चैम्बर बनाएंगे ना, तो जब यहाँ से सिराएं जो है ब्लड को ले आकर के यहाँ डालती है, तो यहाँ चैम्बर यहाँ कपाट लगे होते हैं। क्यों, क्योंकि जब ब्लड यहाँ आता है तो ब्लड को ऊपर की तरफ बैक फ्लो होने का डर रहता है।
जिसकी वजह से यहाँ पे चैम्बर बने, ये कपाट बने होते हैं कि ब्लड आते टाइम खुल जाते हैं लेकिन ऊपर जाते टाइम ऐसे रहते हैं, ऊपर जाते टाइम बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो किस में होते हैं कपाट? सिरा में होते हैं। ये 50 बार पूछा गया है तो एकदम रट लो, कपाट सिराओं में पाए जाते हैं। तो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते, तो ये गलत हो गया। S1 सही, S2 गलत। कहाँ है? S1 सही किंतु S2 गलत है। थर्ड ऑप्शन में सही है, थर्ड में दे रखा है ये रहा, ठीक है ना। S1 इज ट्रू बट S2 इज फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। मानवों में, आपसे कह रहा है मानवों में सेलुलोज समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत क्यों है? क्योंकि जो मानव बॉडी होती है इसके अंदर सेलुलोज को पचाने के लिए एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है, सिंपल सा आंसर है। तो मानवों में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होते, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाता है। सेलुलोज पचाना, जो सेलुलोज होते हैं वो जंतु खा लेते हैं, ठीक है ना, जंतु तो पचा लेते हैं, पौधे पत्ती जानवर जो होते हैं हाथी वगैरह, क्योंकि पौधों में सेलुलोज पाया जाता है, पर हम लोग नहीं पचा पाते। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों को अपेंडिक्स की बीमारी होती है। क्यों? अपेंडिक्स पहले था जो कि आदिमानव पचा लेते थे उसके माध्यम से, अब अपेंडिक्स छोटी होती जा रही है, उसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। तो उनका लैमार्क का सिद्धांत है, बॉडी पार्ट जो ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा वही जो है ग्रो करेगा, बाकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि हम लोग अपनी अंगूठे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में, तो कुछ दिन में हमारे अंगूठों की जो साइज होगी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बड़ी होने लग जाएगी। तो आप लोग रिसर्च कीजिएगा, हो सकता है कि ऐसा सुनने में आप लोग भी सुने हो कि केवल मैं ही सुना हूँ। यहाँ पे देखिए कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। करेक्ट ऑप्शन आपको पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है अतिसार से पीड़ित, अतिसार से पीड़ित, ठीक है ना, डायरिया, अतिसार, डायरिया क्या होता है? डायरिया बीमारी में शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है, मतलब दस्त वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। कह रहा है अतिसार से पीड़ित बच्चों को पोलियो की बूंदें नहीं पिलानी चाहिए, बिल्कुल नहीं पिलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई उनको इतनी दस्त और वो चीज़ें होती हैं डायरिया के समय कि आप पोलियो की बूंद ड्रॉप पिलाओगे तो वो भी उसके साथ निकल जाने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो S1 तो सही है। S2 कह रहा है कि पोलियो की बूंदें अतिसार की वजह से निकल जाती है, ये भी सही बिल्कुल कह रहा है, और सही यही वजह है कि नहीं पिलाना चाहिए। तो S1 S2 दोनों सही है। S1 की S2 व्याख्या करता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरे समझ पाते हो आप लोग ना? प्लीज़ कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर समझ जाते हैं। देखो आप लोग किस एज ग्रुप के हो, किस बैकग्राउंड से, मैं ये नहीं जानता। मैं एक ये मान के चलता हूँ कि सारे स्टूडेंट हैं, जो मेरे अंदर एक फीलिंग्स आती है, इमेजिन करके ही तो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप सामने तो हो नहीं। एक इमेजिन करके पढ़ाता हूँ कि आप सारे एक स्टूडेंट हो, आप हमें टीचर थोड़ा तो समझ करके उसका जवाब तो दोगे कि हाँ सर बोले कमेंट करने के लिए, तो कमेंट कर देते हैं छोटा सा जो भी सही लगता है, ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मुझे समझ में आए कि कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर वे में। अच्छा, फिर से देखिए कह रहा है मल जल के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मल जल के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित करने को कह रखा है, ठीक है ना। कह रहा है जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होता है? हैजा यानी कि कॉलरा होता है। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, बीमारी वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। तो A का 3 से मिलान करना है, तो 2 ऑप्शन काट दीजिए। A का 3 यहाँ है, A का 3 यहाँ पे है, 2 जगह पे है। उसके बाद देखिए अकार्बनिक अशुद्धियां, अकार्बनिक अशुद्धियां नाइट्रेट होता है जो अकार्बनिक होती है, तो B जो है आपका 1 से मिलना चाहिए, ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन है आपका 1 पोषक तत्व। तो उसके बाद आप सारी चीजें देख ही सकते हैं, ठीक है ना। और किसको मिलान करना? C का 4 से है, C का, अरे ये यहाँ थे ना, कार्बनिक अशुद्धियां नाइट्रेट था, ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये कार्बनिक अशुद्धियां हो गया। और D जो है 2 से मिलान करना है, पोषक तत्व जो है आपका फास्फोरस होता है पोषक तत्व में, ठीक है ना। तो आई होप आप अपने क्वेश्चन का आंसर पा गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। देखिए फिर से धमनी और उसकी कंडीशन में आ गया। आई होप अब तक आपको याद हो गई होंगी सारी बातें। कह रहा है A पतली भित्ति हो सकती है, मुझे ये बताओ पतली भित्ति किसकी होती है, पतली दीवार किसकी होती है? सिरा की धमनी की? सिरा की धमनी की। आप कहोगे कि सर सिरा की, धमनी की क्यों नहीं? क्योंकि धमनियों में ब्लड जो बहुत प्रेशराइज होके जाता है, और प्रेशराइज होके जाएगा तो फटने का डर रहेगा, इसलिए पतली नहीं हो सकती कभी भी धमनी। धमनी की जो भित्ति होती है मोटी होती है, इसने पतली की बात करी। हमारा आंसर धमनी से नहीं बल्कि सिरा से शुरू होगा। ये धमनी से आंसर है, ये काट दो। सिरा सिरा सिरा, ठीक है, भित्ति होती है। कह रहे हैं और B की मोटी होती है, तो B हमारा क्या होना चाहिए? धमनी होनी चाहिए। तो इसमें धमनी है, इसमें धमनी, तीनों जगह धमनी है, ठीक है। लचीली भित्ति होती है। C में रुधिर उच्च दाब से प्रवाहित होता है, तो बताओ C क्या हो सकता है? धमनी होती है, धमनी में ही तो बने बोला ना उच्च दाब से जाती है,
तो सी में देख, सी धमनी यहाँ पे है, ये एक ऑप्शन और कट गया। ऑप्शन इसी तरह से काटते जाओ। कह रहा है प्रवाहित होता है, डी में कपाट उपस्थित होता है। अभी मैंने बताया कपाट सिराओं में उपस्थित होता है, फिगर भी बना के समझाया था, तो यहाँ पे आपका सिरा वाला आंसर सही होगा, धमनी वाला फिर कट गया, तो लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है ना। तो इतने अच्छे से अगर आपका तैयारी है तो आप समझ लीजिए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो एक ये देखो वर्ड आया है, कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं के भोजन को पद यानी कि कड जुगाली दिया गया है जो इंगित करता है। तो देखिए इसका क्या होता है, निगले गए आंशिक पाचित भोजन। ठीक है, इसका जो ऑप्शन दिया था वो थर्ड था। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सेव्ड एंड पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है, इसे ही कट्स बोला जाता है। तो ये आप ऐसे ही याद रख लो, एक बार आया था तो हमने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ये पूछा है आपसे। कह रहा है पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन एनर्जी लाइट, हाँ ठीक है ये तो होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, नहीं भैया ये गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होता, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन होता है, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। थर्ड वन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है नहीं, तो नहीं वाला आपने देख लिया होगा। अब मैं थोड़ा और जल्दी कराने की कोशिश में हूं, क्योंकि अदरवाइज बहुत टाइम हो जाएगा। कह रहे मनुष्य के अंगूठे बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, इसमें सैडल संधि होती है। ठीक है ना, सैडल ज्वाइंट होता है। आप लोगों ने देखे होंगे ये अंगूठा जो होता है उंगलियों से तेज इस तरह से घूम सकता है। ठीक है ना, क्यों, इसमें सैडल संधि होती है। देखो जबड़ा जो होता है ये फिक्स संधि होती है, ऊपर वाला जबड़ा नहीं घूमता, केवल हम खाना खाते हैं तो नीचे वाला हिलता है, नीचे वाला मूवेबल होता है, लेकिन ऊपर वाली जो ज्वाइंट होता है फिक्स होता है। ठीक है ना। और जो गले में होता है इस तरीके से हम घुमा सकते हैं अपनी गर्दन को, तो यहाँ पे खुंडी जैसी हड्डी होती है। तो ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है हार्मोन्स एड्रेनालाइन। ठीक है ना, देखो एड्रिनल जो हार्मोन होता है, मैंने आप लोगों को किशोरा अवस्था की और एक चैप्टर में पढ़ा रखा है, 8वें वो क्लास 8 की एनसीईआरटी में है। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, जब हम कभी तनाव में होते हैं उस समय जो होता है ये क्या करता है, श्रावण का काम करता है। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेस और तनाव की ग्रंथि से बोला जाता है। देखिए यहाँ पे शरीर को तनाव के स्तर पे समायोजित करने में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही, हेल्थ एंड स्ट्रेस एंड उसके लिए एडजस्ट करता है। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि हार्मोन्स का रिलीज करती है, और जो पैंक्रियाज होती है इंसुलिन का स्राव करती है। तो जिसको नहीं याद है वो जाए प्लीज़, आप लोग अभी भी टाइम है, जा करके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। अगला देखिए, अगला क्या कहना चाह रहा है। अगला आपसे कह रहा है हरे पौधे दिन के समय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा क्यों करते हैं ये जानना चाह रहा है। कह रहे हैं हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते, ये गलत बात है। हरे पौधे हो या कोई सा, मतलब दिन रात श्वसन होता है उनका। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल सही गलत है, नहीं लिख दिया इसने तो काट दो। कह रहा है हरे पौधे केवल रात के समय ही श्वसन करते हैं, गलत है। हरे पौधे दिन के समय में श्वसन करते हैं, लेकिन रात के समय में प्रकाश संश्लेषण में शामिल होते हैं। रात में कैसे प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, गलत है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश तो दिन में आता है, तो रात में कैसे होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही सही होगा फिर। कह रहे प्रकाश संश्लेषण दर दिन के समय श्वसन की दर से अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो आपको आपका आंसर मिल गया। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, होप सो कि मैं आज पूरा अपने टारगेट को पूरा कर पाऊं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में राइजोबियम के साथ सही ढंग से पहचाना जा सकता है। तो देखिए राइजोबियम क्या काम करता है। राइजोबियम एक ऐसा जीवाणु है जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ये जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इसमें नाइट्रिफिकेशन में सहयोग करता है, जो कि पौधों को अवशोषण करने में मदद करता है। तो देखो सिंपल सा बात है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पौधे, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो राइजोबियम देखते ही आप इससे जुड़ लेना। ठीक है ना, चलो यही था ना, पूरे पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा जीव कौन सा है।
अब वो कौन सा सजीव है, मतलब जीव है जो सेल वॉल जिसमें पाई जाती है, तो वो बैक्टीरिया होता है, यानी कि जीवाणु होता है। ठीक है, तो आपका आंसर मिल गया, जीवाणु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसे दम घोटता है, दम घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन बनाती है वो हो जाती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि फोर्थ पे दे रखा है, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये छोटे छोटे फैक्ट याद रख लो अगर याद नहीं है तो, वरना दिक्कत होगी पेपरों में। कह रहा है आहारी रेशे जिसको कि फाइब्रस होता है, इसको क्या और बोला जाता है, तो इसको रुक्षास भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, फैक्ट थे, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प्स आते हैं, ऐसा होने के कारण क्या है? आपको पता है अगर जब बहुत ज्यादा दौड़ दोगे ना तो आपके पैर के या यहाँ पे क्या होती है ना, दर्द होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में ना ऑक्सीजन की कमी होने जाती है। जो लैक ऑफ ऑक्सीजन की, हमने आपको श्वसन के दो तरीके बताए थे, ठीक है ना, नी श्वसन और नी श्वसन, ये सब चीजें बता रखे हैं, आपको पढ़ा रखे हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो पहले बदलता है पायरुवेट में, पायरुवेट बाद में बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड के जमाव की वजह से हमें थकान फील होने लगता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में नहीं, पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में। डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ कहता ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना तो सही था, इसने कह दिया ना होना, तो इसलिए गलत हो गया। आपको दो तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, ग्लूकोज को डायरेक्ट लैक्टिक में बदलने को दे देगा या फिर पायरुवेट को लैक्टिक में देगा, दोनों ही सही है। ठीक है ना, इसमें एक स्टेप काट देता है। एक्चुअली होता क्या है, ग्लूकोज पहले पायरुवेट में जाता है, फिर पायरुवेट लैक्टिक में बदलता है। कई बार ये ग्लूकोज को डायरेक्ट लैक्टिक ऑप्शन दे देता है और कई बार पायरुवेट को लैक्टिक में देता है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या आंसर है। ठीक है ना, तो यहां पे भी फिर ना दे दिया, ना की वजह से गलत हो गए। पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन होना ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है आपसे कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में ग्रहित करता है? तो ये छोटी आंत का काम होता है। यकृत हमने बताया लीवर होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये छोटी आंत के माध्यम से कौन सा पित्त रस देता है जो जाकर के गाल ब्लैडर में समाहित हो जाता है। फिर ये क्या काम करता है? वसा के पाचन का काम करता है। ठीक है ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत या छोटी आंत इसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आहार नाल पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्यों? आपको पता है आहार नाल जो होती है हमारी, जब हम खाना खाते हैं ना तो इसमें संकुचन और प्रकुचन होता है, मतलब एक बार खुलता है और दबता है। ठीक है ना, तो ये संकुचन, पेशियों के संकुचन वगैरह से क्या होता है, भोजन धीरे धीरे आगे चला जाता है, हमारा नीचे नीचे चला जाता है। ठीक है ना, तो यही कह रहे हैं कि पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्यों? क्योंकि ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचन करती हैं। ठीक है ना, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कह रहे भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होने में होता है नहीं। कई बार तो हम अगर पानी नहीं भी पीते तब भी तो खाना अंदर जाता ही है। गुरुत्वीय बल यहाँ पे नहीं काम करेगा। हष्टपुष्ट जीभ भोजन को नीचे ले जाने प्रदान करती है, नहीं। जो सबसे सही आंसर है वो पहला है। ठीक है ना, चलो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, देखिए कह रहा है मेंढक और केचुआ दोनों अपनी त्वचा में श्वसन करता है। त्वचा, आपको पता है मेंढक हो गया या केचुआ हो गया, वो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। और आप देखेंगे ना तो उनकी त्वचा हमेशा गीली रहती है और थोड़ा सॉफ्टी होती है। आप टच करके कभी देखेंगे केचुआ को, ठीक है, टच मत करने जाना। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो शुष्क तो बिल्कुल नहीं होती है, इनमें से जीवों की त्वचा होती है, बताओ। मेंढक और उसका केचुए की त्वचा कैसी होती है? पहली बात तो आर्द्र होती है, रुक्ष नहीं होती है, ठीक है ना, रफ नहीं होती है, स्लिमी होती है, श्लेष्मी होती है। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाए फोर्थ वन। ठीक है ना, चलिए आई होप कि आप मेरे से पहले आंसर कर पा रहे होंगे। कमेंट कीजिएगा कि कौन है जो पहले ही आंसर कर लेता है। ठीक है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द, सब पे तो पॉसिबल नहीं है। ये देखिए फसलों से आ गया, खरीफ फसलों के सेट से निम्नलिखित का चयन कीजिए। देखिए दो तरह की फसलें होती है, एक रबी फसल है, एक खरीफ फसल है।
खरीफ फसल में आपकी जो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जैसे धान वगैरह हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, ये खरीफ में आती हैं। दलहनी फसलें हो गया, गेहूं जो हो गया, ये आपकी रबी की फसल में आती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमसे खरीफ वाला पूछा है, कह रहा है कपास, धान, मटर आ गया, ये रबी में होता है, ये ऑप्शन काट दो। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन ये सारे खरीफ की हैं एग्जाम्पल, तो यही आंसर हो जाएगा। चना, सरसों, मूंगफली ये सब रबी की है, मक्का ये सब रबी की है, ठीक है ना। मक्का फिर भी वो है, इसमें अलसी की वजह से हटा दिया, चौथा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए युगलों में से कौन सा युगल लक्षणों के आनुवांशिकता से संबंधित है। तो इसमें से बताइए कि आनुवांशिकता यानी कि, एक सेकंड, हेरिडिटी की बात कर रहा है, हेरिडिटी से रिलेटेड कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए गुणसूत्र और जीन्स यही तो हमें हेरिडिटी देते हैं। जो माता पिता के गुणधर्म बच्चे में जाते हैं वो गुणसूत्र और जीन की वजह से ही जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा स्पीड में मैं चलूंगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कहना चाह रहे हैं ये कि विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों के कौन सा सत्य है। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का मतलब होता है ये केवल एक विशिष्ट स्थान पे ही पाए जाते हैं, इसीलिए इनको विशेष क्षेत्रीय बोला जाता है। कह रहे हैं अपने आसपास आवास को नष्ट होने का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। ये केवल चिड़ियाघरों, गलत। ये केवल विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं, ये सही है, ठीक है ना। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कभी भी संकटापन नहीं हो सकती, ये गलत है। क्यों नहीं हो सकती, ये भी आ सकती है संकटापन में। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ पहुंचने वाले हैं, तो धैर्य बना करके पूरी वीडियो को देखिएगा। जो लोग यहाँ तक आ गए हैं, क्योंकि आप लोग तो रिकॉर्डेड देखोगे, आप लोग सारे के सारे 100+ वाले हो, कुछ तो 120+ भी होंगे। अच्छा देखिए, टैडपोल के कायांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। तो देखो क्या होता है, आपसे ये भी पूछता है कौन से ऐसे जीव हैं जो निषेचन बॉडी के बाहर करते हैं। तो मेंढक और मछली जो होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, वो निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर करते हैं। वो क्या काम करते हैं, जो फीमेल मेंढक होती है वो अपने अंडे को पानी के ऊपर लार्वा के रूप में छोड़ देती है, फिर मेल मेंढक आता है, स्पर्म को छोड़ के चला जाता है। फिर ये कायांतरण के माध्यम से पहले टेडपोल में कन्वर्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे मेंढकों में बदलने लग जाते हैं, ठीक है ना। और इस क्रिया के लिए पानी में जो है, इस क्रिया को सपोर्ट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, हार्मोन, ठीक है ना। और थायरॉक्सिन हार्मोन जनरेट कहां से होता है, आयोडीन युक्त वाटर से। तो पानी में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए आपका, ठीक है ना। आयोडीन होगा तभी जाकर के ये पॉसिबल है। तो यही कह रहे हैं कि कौन सा तत्व तो पानी में उपलब्ध होना चाहिए, तो आयोडीन होना चाहिए, आयोडीना नहीं, आयोडीन, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप आपको आपका आंसर मिल गया। फिर से हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। आपसे कह रहा है नीचे दिए गए जनन में संबंधित पदों के समुच्चय को देखना है। हमें यह देखना है कौन से बॉडी पार्ट दे रखे हैं केवल फीमेल के और कौन से में केवल मेल के हैं, उनको दिखा देना है, जो केवल एक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों ना आए। पहले में देखिए कह रहे स्पर्म मतलब शुक्राणु और अंडवाहिनी, तो देखिए ये मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल, तो ये आंसर नहीं है। अगला कह रहे हैं कि अंडोत्सर्जन फीमेल से रिलेटेड है, अंड ये भी हो गया, अंडवाहिनी, गर्भाशय ये सारी फीमेल से रिलेटेड है, तो ये आंसर हो सकता है। शुक्राणु और वृषण, शुक्राणु नलिका, शिश्न ये सारे मेल बॉडी पार्ट हैं, ये हो सकता है। अगला क्या कर रहा है, ये मेंसुरेशन होता है, इसका मतलब मेंसुरेशन इंग्लिश में भी पढ़ी देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं कि आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। मेंसुरेशन एग और क्या है, ओविडक्ट हो गया, यूट्रस, ये सारी फीमेल बॉडी पार्ट के हैं। तो यहाँ पे बी, सी और डी ये तीनों एक ही समुच्चय हैं जो किसी एक के बारे में कह रहे हैं, केवल ए है जो नहीं कह रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी डी। बी सी डी कहाँ रखा, बी सी डी, ये रहा, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं ना, यहाँ तक और बातें ध्यान से सुनते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, चाहे मेरा गला दर्द हो जाए, ठीक है ना। पर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा यहीं का यहीं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है नीचे कुछ सजीव दिए गए हैं, इनके नाम है शैवाल, जू, मशरूम, लाइकेन, अमरबेल, खटमल, ईस्ट, जोंक, ठीक है ना। कह रहा है इनमें से परजीवी में वर्गीकृत किया जाने वाले जीव हैं। परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर पलते और बढ़ते हैं। तो एक तो देखिए अमरबेल होता है, एक जू होता है जो दूसरे से खाना, और जोंक हो गई, ठीक है ना, ठीक है। तो कम से कम ये आपके ऑप्शन में होने चाहिए। तो ई तो जरूर होना चाहिए। देखिए आपके ऑप्शन में कहाँ ई नहीं है, इसमें ई नहीं है, काट दो।
इसमें ई है, इसमें भी ई नहीं है, काट दो, इसमें ई है। फिर हम देख लेते हैं एच किस में है, तो देखिए इसमें एच नहीं है, इसको भी काट दो। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ई भी है, एच भी है और साथ ही साथ बी भी है, ठीक है ना। तो मुझे इतने एग्जैक्टली याद है कि ये परजीवी ही होते हैं। तो आप लोग इसीलिए कहता हूं कि बायोलॉजी में कुछ फैक्ट एकदम से दिमाग में बिठा लो कि ये होते हैं तो होते हैं, ठीक है। बाकी इसके हिसाब से जो एक बचा है एफ, एफ क्या है, एफ खटमल है, ये भी परजीवी है। तो देखिए मुझे नहीं आता तब भी आप आंसर कर सकते थे। चलो अगला देखिए, एक एनसीईआरटी का फैक्ट है, डायरेक्ट आंसर होता है इसका। कह रहे मानव नेत्र की रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है, तो ये 1/15 सेकंड तक बना रहता है। तो ये एक फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। इसमें आपसे पूछ रहा है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। मूत्राशय में संचित मूत्र मूत्रमार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्ररंध्र से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय से जाता है, ठीक है। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ से युक्त रक्त निस्यादन के लिए वृक्कों में पहुंच जाता है। देखिए ये क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है उसको पहले समझते हैं। इसमें कह रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन कीजिए। इसमें हमें ना क्रम से बताना है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहला काम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होगा कि शरीर के अंदर जो किडनी में ब्लड वगैरह होते हैं, उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ युक्त रक्त निस्यादन के लिए किडनी के पास आता है। देखिए उत्सर्जन से बात का है ना, सारा उत्सर्जन शुरू होता है किडनी के पास से, किडनी के पास से होता है। तो पहला स्टेप ये है कि हानिकारक और उपयोगी दोनों तरह के रक्त क्या आते हैं, किडनी के पास आते हैं। तो पहले स्टेप में तो यही होगा, किडनी वृक्क में पहुंचते हैं, तो पहला स्टेप ये हो गया। फिर कह रहा है इसके बाद क्या करेगा, इसमें से जो उपयोगी है, उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः वापस भेज देगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो अनुपयोगी है उसे मूत्र के मार्ग से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या करेगा, उपयोगी पदार्थ का छनन कर लेगा। तो सेकंड पे आपका डी आ जाएगा, फर्स्ट पे ई आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सेकंड पे, फर्स्ट पे ई कहां कहां दे रखा है, फर्स्ट पे ई यहां नहीं दे रखा है, यहां नहीं दे रखा है, एक तो ऑप्शन ही नहीं है। सेकंड पे दे रखा है ई, तो इसका देखिए यहाँ पे ई फिर डी, उसके बाद ए में क्या कह रहा है। अब देखो, अब जब उसके पास देखिए जो अच्छा ब्लड था उसको तो दे दिया, अब बचा हुआ जो गंदी चीजें हैं, नेगेटिव जो हानिकारक चीजें हैं, वो जल के माध्यम, जल में घुलनशील अपशिष्ट हैं, वो मूत्र के उसमें आ जाएंगे। तो देखिए ए में कह रहा है जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। तो जो अपशिष्ट हानिकारक है वो किडनी क्या करती है, किसमें, यूरिन में भेज देती है। तो उसके बाद ये तीसरे नंबर पे यूरिन में आ जाएगा। अब यूरिन क्या होगा, कहाँ जाके संचित हो जाता है, यूरिन जा करके गाल ब्लेडर में हो जाता है, मतलब मूत्राशय में। तो मूत्राशय में संचित मूत्र मार्ग जिसका कि, अरे ये तो नहीं होगा, मूत्र वाहिनियां। अब देखिए जब गाल ब्लेडर इसमें संचित हो जाता है, फिर मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में जाकर के संचित हो जाता है, तो ये चौथे पे आ जाएगा। ये पांचवें पे सबसे लास्ट में क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका रूप चलेगा, पहले ई फिर डी फिर ए, ई डी ए ये ऑप्शन है, उसके बाद फिर सी है, फिर जाके लास्ट में बी है। तो यही आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसीलिए एक ऑप्शन कट गया है, और इसलिए मैंने सारा ऑप्शन डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि एक ऑप्शन है ही नहीं इसमें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हमें मिल गया सेकंड ही है, बाकी एक ऑप्शन अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए, आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कह रहा है कॉलम ए कॉलम बी दो दे रखा है। अच्छा, इसमें देखिए वैज्ञानिक के नाम दे रखा है, उन्होंने क्या खोज किया है उसका नाम दे रखा है। बहुत आसान है, मैंने सब पढ़ा रखा है। आप देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में जाना, अभी जल्दी ही मैंने वो वीडियो बनाई है, उसमें हमने आपको कई सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। उसमें बता रखा है कि कैसे कौन किसने किसकी खोज करी है, उसमें था क्वेश्चन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी, तो पेनिसिलिन की खोज करी थी। तो ए जो है 4 से मिलेगा, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, 2 ऑप्शन तो काट ही दो। बी क्या है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। ये तो बच्चों को याद होता है, आपको भी याद होना चाहिए। तो बी आपका 5 से मिलना चाहिए, बी 5 से यहाँ पे है, बी 2 से, तो ये भी कट गया, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी लुई पास्चर ने किडवन की खोज करी थी, रॉबर्ट हुक ने एंथ्रेक्स जीवाणु, ये सारी चीजें आप मिलान कर सकते हैं। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। ये देखिए ये भी फैक्ट ही था, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना।
अगला देखिए कुछ जो बायो के तो नहीं कह सकते, ऐसे क्वेश्चन आए थे तो हमने ले लिए हैं। कह रहा है जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। कह रहा है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन से होते हैं? ये वे सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज का संरक्षण बनाते हैं? नहीं। ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप जंतु के संरक्षण की काम करते हैं? नहीं। ये वे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायता करते हैं। यही क्षेत्र होते हैं जिनको कि जैव मंडल आरक्षण बोला जाता है। ठीक है ना, आरक्षित क्षेत्र। आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अब मैं जल्दी जल्दी करा के ये वीडियो खत्म करता हूं। ये फिगर देखिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, पढ़ाया था जब आप लोगों को ग्रंथि चैप्टर यानी कि टूवर्ड्स एडोलेसेंस की एज की तरफ जो हमने एक चैप्टर लिया था उसमें पढ़ाया था। इसमें आपसे कह रहा है दिए गए फिगर में एबीसीडी की ग्रंथियों के नाम बताओ। तो देखिए यहाँ पे सर में हमारे छोटे छोटे जो दाने जैसी संरचना होती है उसको बोलते हैं, ये बोलते हैं पिट्यूटरी। तो पीयूष ग्रंथि ए हो जाएगी, यहाँ पे है। एड्रिनल है, काट दो, एड्रिनल है, काट दो। पीयूष यहाँ पे भी है। बी जो होती है गले के पास, आपको पता है कि इस तरीके की संरचना की जो होती है इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। तो बी जो है हमारी थायराइड होना चाहिए। बी थायराइड है, यहाँ पे बी अग्नाशय है, इसको भी काट दो। ठीक है ना, तो ये सारे ऑप्शन कट गए, 3 ऑप्शन तो कट ही गए, तो ए ही आपका आंसर हो जाएगा। अब सी जो है आपका कौन सा है? एड्रिनल ग्रंथि है। ये जो है किडनी के ऊपर छोटा सा पाया जाता है जो कि तनाव को मेंटेन करता है। ठीक है ना, उसके बाद आपका कौन सा आ जाता है? डी। डी क्या है? डी अग्नाशय पैंक्रियाज है जो इंसुलिन को स्रावित करता है। ठीक है ना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। अगला कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को अध्ययन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। नहीं भाई, गलत है। जीन गुणसूत्र में होते हैं, ये सही है। जीन जो होते हैं गुणसूत्र, यानी कि तभी तो बच्चों के अंदर पेरेंट्स के जीन्स आ जाते हैं, गुणसूत्र में ही प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स और वाई होते हैं ना। अच्छा, कह रहे हैं एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, करते हैं। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं कोशिका झिल्ली में, ताकि उससे जरूरी चीजें आ जा सके। तो ये भी सही है। तो बी सी डी, बी सी डी का ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वन। ठीक है ना, तो ये देखिए थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, कोई नहीं, मैंने पढ़ दिया, आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है क्षुद्रांत के दीर्घरोम रसानुकुर के संदर्भ में नीचे दिए कथनों को ध्यान से पढ़िए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिफर्स टू द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली नुमा संरचना की छोटी छोटी क्या होती है? संरचनाएं होती है, जिसको कि विली बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में क्षुद्रांश के अंदर वो बोलते हैं, दीर्घरोम बोलते हैं। ये क्या काम करती हैं? ये अंगुली की संरचनाएं सही है, ये तो सही है। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, ये भी सही है। इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, ये भी सही है। इसमें महीन छिद्र होते हैं जिससे भोजन आसानी से गुजरता है, ये गलत है। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए बी सी, ये तीनों इसके मामले में सही है। गलत है, गलत है। ए बी सी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए जल्दी जल्दी से हम आप खत्म कर लेते हैं। ये छोटे छोटे फैक्ट है, इनको याद कर लो। अगला क्या कह रहा है? नीचे कुछ पदार्थ दिए गए हैं। अच्छा, इसमें कह रहा है आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन सा नीला काला रंग देता है? तो देखिए नीला काला रंग क्या उसके आयोडीन परीक्षण होता है मंड के लिए, स्टार्च के लिए। ठीक है ना, स्टार्च परीक्षण को ही आयोडीन परीक्षण भी बोला जाता है। ठीक है ना, कि किसी चीज में स्टार्च है कि नहीं है उसके लिए स्टार्च परीक्षण किया जाता है, जो अगर होता है तो बाद में आयोडीन डालने पर नीला काला रंग देता है। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं उबले और पिसे आलू में, तो बिल्कुल सही है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। दूसरा कह रहे हैं उबले और चबाए हुए चावल में। देखिए अगर चबाया हुआ चावल नहीं रहता तो स्टार्च रहता। चावल को जब आप चबा लिए तो देखिए स्लाइबा क्या होता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? सुक्रोज में। ठीक है ना, शर्करा ही तो बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता। तो अब यहाँ मंड नहीं बचता, तो ये ऑप्शन कट दिया जाता है। अगला कह रहा है रोटी ब्रेड का एक टुकड़ा, रोटी में स्टार्च बिल्कुल प्रेजेंट होता है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चीनी शर्करा का घोल नहीं, नारियल का घोल नहीं, ये कट जाएंगे। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे एसी। एसी कहाँ दे रखा है? पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा मंड परीक्षण यानी कि स्टार परीक्षण में किसका इस्तेमाल होता है? तो आयोडीन का होता है। कैसा रंग देता है? तो गहरा नीला रंग देता है, काला नीला रंग बोलते हैं उसको। ये देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, ये सब लोग कर पाओगे। नीचे देखे कथनों को खाने योग्य भाग है। दूसरा बताओ,
इसमें कौन सा खाने योग्य भाग है? जड़ किसका खाया जाता है? तो गाजर का खाया जाता है। तना किसका खाया जाता है? गन्ने का खाया जाता है तना। तो बीज किसका खाया जाता है? मूंगफली की बीज खाया जाता है। फल किसका खाया जाता है? सेब का फल खाया जाता है। तो इसका ऑप्शन आप खुद ही कर देना मुझे। चलो मैं बता ही देता हूँ। ए जो है आपका डी से मिलेगा। एक डी से कहाँ है? एक डी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मेरा गला दर्द हो गया, अब और जल्दी कराऊंगा मैं। ठीक है, अब देखिए एक बीमारियों से क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ लीजिए फटाफट से। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा मनुष्य में होने वाले समूहों को दर्शाता है? तो वायरल डिजीज कौन कौन सी होती है? देखिए वायरल डिजीज में आपका आता है चिकन पॉक्स होता है, और आपका हेपेटाइटिस ए होता है, और मिसिल्स होते हैं यानी कि जिसको खसरा बोला जाता है। ये सारे वायरल डिजीज है। तो पहला ही ऑप्शन खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, ये सारे क्या है? वायरल डिजीज है। ठीक है ना। तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है, और क्या पोलियो नहीं, खसरा पोलियो नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपकी कट जाती हैं। पोलियो वायरस से होता है, टाइफाइड जो बैक्टीरिया से होता है, क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है। तो आपके आंसर आपको मिल गया। यहीं रख दें क्या आज की वीडियो? चलो थोड़े से क्वेश्चन और रह रहे हैं, मैं उनको भी करा ही देता हूँ। कितना टाइम होगा? 2 घंटे हो जाएंगे लग रहा है आज। कह रहे हैं मानव पोषण में पोषक तत्वों के आवश्यकता भोजन ग्रहण की विधि को शरीर में इसका उपयोग भिन्न चरणों में होता है। देखिए हम भोजन कैसे क्या करते हैं, इसका क्रम क्या क्या होता है। सबसे पहले हम भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, फिर पचाते हैं। जब पच जाता है तो उसमें से अवशोषण करते हैं, जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं। फिर जो बिना काम की चीज़ें होती है उसको निष्कासित कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? भोजन अंतर्ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन होता है। तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है? इसका मतलब डी, फिर ई। डी ई कहाँ है? यहाँ है। ई डी नहीं है, ये सारे कट गए देखो। तो इसके बाद फिर ए आ जाता है, फिर उसके अंदर अवशोषण करते हैं, फिर क्या करते हैं? स्वांगीकरण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? लास्ट में जाकर के निष्कासित कर देते हैं जो मल वगैरह होता है। तो आपका डी से ई यही वाला ऑप्शन था, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो आप समझ पाएंगे, ये भोजन की बात कर रहे थे। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से कह रहा है, इसको जरा पढ़िए। मैं थोड़ा सा और पानी पी लूँ, गला दर्द कर गया। इसमें देखिए कह रहा है हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये ग्रह का नाम क्या है? तो इनका नाम है शुक्र और यूरेनस। ठीक है ना। ये 2 ग्रह जो हैं किधर से चलते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए, वीनस एंड यूरेनस। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी, बहन, सहोदर, सारी चीजें कई नामों से जाना जाता है। अगला कह रहा है मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। तो मनुष्य सबसे ज्यादा उत्सर्जन करता है यूरिया का। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो जो शुक्र है, जिसको कि पृथ्वी की बहन कहा जाता है, उसका कोई यानी कि वीनस जो है, इसका कोई खुद का उपग्रह नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन यहां से भी आए हुए थे, तो मैंने ले लिया है। अगला कह रहे हैं कि मानव नेत्र शलाकाओं में शंकु के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। देखियो जो मानव की आंख होती है, इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक कोन और एक रॉड होती है। तो कोन सेल्स क्या काम करती हैं? ये शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जब हम, जैसे अभी ये मेरे आंखों पर लाइट जल रही है, तो जो कोन सेल्स हैं वो एक्टिव होती हैं। ठीक है ना। तो ये उसी का पूछ रहा है कि शंकु, कोन मतलब शंकु होता है, कोन जो है शलाकाएं हैं, उनके विषय में कथन चयन करना है। तो ये कह रहा है शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती नहीं, ये क्या कह रहा है? शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या होती है? तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इस टाइम मेरी आंखों में यही ज्यादा एक्टिव होंगी, क्योंकि लाइट बहुत तेज पड़ती है। ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आउट ऑफ टॉपिक थे, ये जो कुछ क्वेश्चन इसमें बायो के होंगे, कुछ आपको लगेंगे कि जियोग्राफी के हैं, पर जो इधर उधर से भी आए हैं उनको मैंने ले रखा है। ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है नीचे खाद्य पदार्थों की एक सूची दी गई है, जिसमें से कह रहा है किन पौधों के 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग है। तो देखिए जो केला होता है उसका फल भी खाया जाता है, केले का फूल भी खाया जाता है उसकी सब्जी बना करके। एक तो केला हो गया, दूसरा कद्दू का फल भी खाया जाता है, कद्दू के सीड्स भी खाए जाते हैं। कहीं कहीं आप देखोगे लड्डू वगैरह में डाला जाता है कद्दू के बीज को, तो ये भी सही है। भिंडी की केवल फल खाया जाता है, और बैंगन ये भी नहीं है, एक ही बार खाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है पहला और दूसरा हो जाता है। ठीक है ना। तो हो सकता है कुछ लोग इसमें कहें कि भिंडी के बीज भी खाए जाते हैं, लेकिन वो फल के अंदर ही रहता है। ठीक है ना, अलग से नहीं रहता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर दिया भी है वो पहला और दूसरा ही है। अच्छा, ये एक देखिए क्वेश्चन आ गया आपके अंदर, थोड़ा अलग सा वर्ड लिखा हुआ था जिसका मीनिंग बहुत आसान था। कह रहा है निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी जंतु किसे कहते हैं? रोमंथी, रूमिनेंट्स बोलते हैं इसको। रूमिनेंट्स किसे कहा जाए? जंतुओं का समुच्चय। रूमिनेंट्स उन्हें बोला जाता है जो जानवर घास खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे घास लिख दिया है, जो जानवर घास खाते हैं। तो देखिए भैंस, गाय, हिरन ये घास खाती हैं, कुत्ता नहीं खाता, कुत्ता नहीं खाता, बिल्ली नहीं खाती है, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो ये रोमंथी वर्ड आएगा, तो आप घबराना मत, क्या बोल दिया है? घास की बात कर रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन कौन से कोशिकाओं के केंद्रक के भाग हैं? तो कोशिकाओं के केंद्रक के भाग तो क्रोमोसोम्स भी है, जीन भी है, न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए बी सी। ए बी सी है, ए बी सी सेकंड पे दे रखा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए पिछले कुछ वीडियोस में मैंने क्वेश्चन को हाईलाइट भी थोड़ा करता था कि आप लोग जल्दी से पढ़ सको, लेकिन आप लोग मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो इस बार हमने कोई भी क्वेश्चन के ऑप्शंस को हाईलाइट नहीं किया कि सही आंसर क्या है। तो अगर किसी में थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो भी जाता है तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करके एक पॉजिटिव कमेंट कर देना कि सर इसको करेक्ट करके कमेंट पे इन कर दीजिए, तो मैं कर दूंगा। हाँ, लेकिन रिसर्च करके ही कमेंट करना, कि ये नहीं कि हमारा आंसर ये है तो आप यही करो, ये नहीं, जो रियल हो। अब देखिए खत्म होने वाला अपना क्वेश्चन। कह रहा है मानवों में जनन की अवधि को घटनाओं का सही क्रम क्या है? देखिए मानवों में जनन क्या होता है, एक मेल बॉडी होती है, एक फीमेल बॉडी होती है। इसमें से दोनों के गैमेट्स आते हैं, जिसमें से शुक्राणु और अंडाणु आते हैं। ये क्या करते हैं, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आएंगे, ये फिर क्या बनाते हैं? जाइगोट। जाइगोट बाद में बनता है क्या? भ्रूण, यानी कि एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें वही कह रहे हैं कि जाइगोट पहले ही बना दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है कि गैमेट्स फॉर्मेशन होता है पहले, ठीक है बिल्कुल, फिर जाइगोट बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर एम्ब्रॉय। नहीं, पहले फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद जाता है, ठीक है ना। तो देखिए गैमेट्स फॉर्मेशन होता है, पहले गैमेट्स बनते हैं मेल और फीमेल के अंडे और शुक्राणु से, ये हो गया। फिर फर्टिलाइज करते हैं ये दोनों, जब फर्टिलाइज हो जाता है उस अवस्था के बाद जो बनता है उसे जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट के बाद जो छल्ले नुमा गुच्छा बनता है उसे एम्ब्रॉय बोला जाता है, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है अंतः श्वसन और उच्च श्वसन, श्वसन श्वास खींचना और श्वास छेड़ना दोनों के ही प्रकार में वायु ऑक्सीजन होती है, बिल्कुल सही है। आपको पूरे एनसीईआरटी में मैंने अच्छे से पढ़ाया है। जब आप सांस लेते हो तो कितने % ऑक्सीजन इनहेलेट करते हो, जब सांस छोड़ते हो तो 0.04% ऑक्सीजन मतलब एक्सहेलेट करते हो। ये सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो जिसको भी डाउट है प्लीज़ वो जाकर के कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर प्लेलिस्ट जो है लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा। अगला कह रहा है हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे नाम क्या होता है? देखिए सबसे पहले कृंतक आता है, फिर रदनक आता है, अग्रचर्वणक होता है, फिर चर्वणक होता है, ठीक है ना। जिसको कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, याद करो, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इस तरीके से चलता है। तो देखिए सबसे पहले यही आ गया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी कि इसी को बोला जाता है कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ठीक है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए, दांतों का क्रम पूछता है ये। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कहना चाह रहा है, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तक चूसक खिंचाव के कारण पहुंचता है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह खिंचाव कर्षण होता है? मतलब पौधे में आप देखेंगे, अगर ये एक वृक्ष है, ये वृक्ष है, जड़ों से पानी ऊपर की तरफ जाता रहता है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसकी पत्तियां या ऊपर के जो भाग हैं वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जलों का नुकसान भी तो कर रहे हैं, तभी तो ये जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? उसका वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी वजह से जल नीचे से ऊपर जाता रहता है, ऊपर हानि होगी तो नीचे से भरण होगा ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कह रहा है कि मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन से सेट प्रकार दर्शाता है? तंत्रिका कोशिकाएं कैसी होती है? आप लोगों ने देखा होगा, नर्व जो सेल्स होती हैं काफी लंबी सी होती है, इस तरह से गुच्छे बने होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए लंबा और शाखाई होते हैं, इसमें शाखाएं जैसी निकली होती है। तंत्रिका मतलब नर्व सेल्स होती है। तो ए तो आपका 5 से मिलेगा, ए 5 से यहाँ है, यहाँ है।
और यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। बी देखिए किससे मिल रहा है, लाल रक्त कोशिकाओं का जो आकार होता है डिस्क के शेप का होता है, तो बी जो है 2 से मिलेगा, बी 2 से यहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिला, ये कट गया, सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन हो गया। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं ये इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, तो चेंजेबल आकार होता है, ये सी इसका मिल जाएगा। तो बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। मसल पेशियाँ हो गया, त्वचा हो गया, ये सारी चीज़ें अब आप खुद कर सकते हैं। नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड, अब मैं जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चन करा देता हूँ, कोई रह ना जाए। अच्छा, अगला कह रहे हैं आपसे कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कुछ जलीय पौधे जलोद्भिद की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है, सही बात है, मैंने बताया ना जलीय पौधों के पत्तों पे मोम होता है। फिर क्या कह रहे हैं, मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरने में मददगार होता है, ऐसा कोई रीजन नहीं होता। मोम वाला होने का तैरने से कोई मतलब होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। तैरने से बल्कि ये होता है पत्ते चौड़े होते हैं, तैरने में वो सहायता ज्यादा करते हैं। तो ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। ए सही और आर गलत है, सी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है। चलो पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा तो वीडियो पॉज कर करके आप पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला क्या कह रहे हैं देखिए, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच जो एक जुड़ा होता है वो कौन सी संधि होती है। मैंने अभी बताया था इसी क्लास में कि ये जो ऊपरी जबड़ा होता है, नीचे वाला तो मूवेबल होता है, लेकिन ऊपरी जबड़ा जो सिर से जुड़ा होता है ये फिक्स ज्वाइंट होता है, ये मूवेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो बाध्य संधि या फिक्स ज्वाइंट बोलते हैं, तो बाध्य संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिक्स ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आप में से जो लोग पढ़े होंगे वो ये बताएंगे कि ये ज्वाइंट है कोनी की, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या बोला जाता है, पूछता है, ठीक है। अगर जो लोग यहां तक वीडियो में बने रहे उनसे मैं कहूंगा कि प्लीज कमेंट करके जाना कि कैसा लगा, ठीक है ना, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का लेके आता हूं, फिर मैथ और साइंस की पूरा डिटेल में तीनों सब्जेक्ट मिक्स करके बढ़िया से मैराथन करा दूंगा। आप लोगों की तैयारी एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दे रखा है कि रेड डेटा बुक रिकॉर्ड रखती है, किसका रखती है। तो देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन करके आंसर दे देना कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये होना है, तो मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन यही रहेंगे, बताइएगा रेड डेटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।